हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, जो आपको हम अलग अलग समय पर अलग अलग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, उसी मटेरियल के साथ में एक नया हिस्सा हमने जोड़ा है, क्वेश्चन बैंक। राइट। तो बच्चों, आपको कुछ स्पेशल असाइनमेंट्स मिल रही हैं, साथ में अगर आप देखें ईएलपी मॉड्यूल, और उसके बाद में एक और खास हिस्सा हमने अपने मटेरियल में जोड़ा है जिसका नाम रखा गया है क्वेश्चन बैंक। इसमें बच्चों आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो आपकी प्रैक्टिस को और ज्यादा एनहांस कर पाएंगे। जब हमें लगता है कि नहीं सर, हमें थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए, तो वहां पर क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तो बच्चों, आज यहां पर अभी अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो अगर आपने पूरी असाइनमेंट, पूरा क्वेश्चन बैंक सोल्व कर लिया है, तो उसी के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अब यहां पर सॉल्यूशंस देखें। अगर अभी आपने खुद से पूरा क्वेश्चन बैंक खुद से अटेम्प्ट नहीं किया है, तो बच्चों आप मानकर चलिए ये वीडियो सॉल्यूशन आपको उतना बेनिफिट नहीं कर सकते जितना एक्चुअल में करना चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक का मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहले आप क्वेश्चन बैंक को खुद से अपने रूम पर, अपने घर पर बैठकर सोल्व करें। जितना मैक्सिमम आप सोल्व खुद से कर सकते हैं उतना आप सोल्व करेंगे। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी भी कुछ क्वेश्चंस में मुझे डाउट रह गया है, तो उन क्वेश्चंस की आप मदद ले सकते हैं हमारे इन वीडियो सॉल्यूशन से। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पहले ही सवाल से। अब मैं मानकर चल रहा हूं, अब आप वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आपने ऑलरेडी सारे क्वेश्चन सोल्व अपनी तरफ से कर लिए। तो पहले सवाल की बात करते हैं। पहला सवाल बच्चों आपसे क्या कह रहा है? Two cylindrical rods of same cross section area and same length are connected in series। आपके पास दो रोड यहां पर बनाई गई हैं जिन्हें सीरीज में जोड़ा गया। अब बोला गया है टू एन आइडियल सेल, यहां पर एक सेल भी बना दिया है। मैं अपनी तरफ से इसकी ईएमएफ मान लेता हूं ई, हालांकि गिवन नहीं है, बट मैंने अपनी तरफ से इसे ई मान लिया। राइट बच्चों, तो यहां तक उम्मीद करता हूं ये बात तो क्लियर है। इसके बाद में द रेजिस्टिविटी ऑफ लेफ्ट रोड इज रो, यहां की रेजिस्टिविटी कितनी है हमारे पास? रो। और वहीं पर एंड दैट ऑफ राइट रोड इज 2 रो, यहां पर ये वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 रो। रेजिस्टिविटी आपको दोनों हिस्सों की गिवन है। देन द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P डिस्टेंट x फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ कंबाइंड रोड सिस्टम इज गिवन बाय। आपसे पूछा गया कि P पॉइंट की अगर मैं बात करूं, P पॉइंट जहां पर आ रहा है, जो x डिस्टेंस पर होगा, तो x के बदलने के साथ उस P पॉइंट का पोटेंशियल कैसे बदलेगा, ये वेरिएशन आपसे ग्राफ के तौर पर पूछा गया है। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझिएगा कैसे इस सवाल को आप सोल्व करेंगे। बच्चों यहां पर क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार की सिचुएशन है कि एक रेजिस्टेंस ये है, एक और रेजिस्टेंस उसी के साथ में लगा हुआ है, और इन दोनों को आपने जोड़ दिया है एक बैटरी से। बिल्कुल इसी प्रकार की कंडीशन। इसके बाद में बच्चों अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर एक पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा कंटिन्यूअसली जब यहां से करंट फ्लो होगा, और एक पोटेंशियल ड्रॉप आपको यहां पर भी मिलने वाला है। बच्चों ध्यान से देखें, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है अमाउंट ऑफ रेजिस्टिविटी का। दोनों की रेजिस्टिविटी कितनी है उसमें एक डिफरेंस है। यहां की रेजिस्टिविटी आपको बताई गई रो, और यहां की रेजिस्टिविटी बच्चों है 2 रो। ऐसा बोल सकते हैं। लेंथ और एरिया दोनों सेम है, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि यहां पर इसका रेजिस्टेंस अगर R है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? 2R। क्या ये बात समझ आ रही है? तो अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप की बात करूं, जो पोटेंशियल ड्रॉप आपको मिलता है वो किस प्रकार से मिलेगा कि V बराबर IR होता है। V बराबर IR हमारे पास रहता है, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, ये ड्रॉप आने वाला है। तो अगर यहां का पोटेंशियल मैं E मान लेता हूं, तो किसी भी R रेजिस्टेंस क्रॉस करने पर हमारे पास V अमाउंट का डिक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ आ रही? तो जो डिक्रीमेंट है वो कैसा है आपके पास? लीनियर फंक्शन। तो आपके पास जो ग्राफ भी बनेगा बच्चों वो लीनियर बनेगा, और लगातार पोटेंशियल कम होगा, और अमाउंट ऑफ पोटेंशियल कम किस रेट से होगा? IR रेट से कम होगा। ये बात समझ आ रही है? करंट दोनों तरफ सेम रहने ही वाला है क्योंकि सीरीज में जोड़ा गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर R रेजिस्टेंस है तो जिस रेट से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो रेट ऑफ ड्रॉप इन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसा होने वाला है
तो अगर चारों ग्राफ को अगर आप देखें, स्ट्रेट लाइन आने वाला है, ये तो क्लियर। अगर स्ट्रेट लाइन आने वाला है, अब देखें रेट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले शुरुआत में आप देखेंगे स्लोप ज्यादा है, बाद में स्लोप कम हो गया, मतलब पहले ड्रॉप ज्यादा था फिर धीरे धीरे ड्रॉप हुआ, नहीं, ये आंसर पूरी तरह से गलत हो जाता है। यहां पर पहले ड्रॉप धीरे हो रहा था, बाद में सडन ड्रॉप हुआ, ये बिल्कुल सही हो सकता है। आगे देखें सी ऑप्शन में पहले और दोनों, ये दोनों आपको पैरेलल लाइंस जैसा कुछ दिख रहा होगा, ये तो गलत होने ही वाला है। एक और बात, क्योंकि यहां पर गैप आ रहा है भैया, पोटेंशियल में गैप नहीं आ सकता, कंटिन्यूअस होता है पोटेंशियल। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएंगे, आपको पोटेंशियल कंटिन्यूअसली वेरी करता हुआ दिखेगा, सडन जंप वहां पर नहीं दिख सकता। इसलिए सी और डी तो पक्का गलत हो जाते हैं। तो क्योंकि चाहे हमें डेटा नहीं दिया, बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा होगा आपके पास? बी। और एक बात भी तय है, यहां का जो स्लोप आप देखेंगे बाद में स्लोप डबल होने वाला है, इस बात का भी निर्धारण है। कारण क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस डबल हुआ है, रेजिस्टिविटी डबल हुई है। क्लियर है बच्चों यहां तक बात? चलिए, तो पहला सवाल हमारा सोल्व हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आंसर भी यहां पर दिया हुआ है, बी आंसर, बिल्कुल जी हाँ, बी आंसर इन्होंने दिया है, जो कि सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। When 5 volt potential difference is applied across a wire of length 0.1 meter, the drift speed of electron is 2.5 into 10 to the power minus 4 meter per second. If electron density भी आपको गिवन है, तो पूछा रेजिस्टिविटी कितनी होगी। बच्चों डेटा क्या क्या गिवन है एक बार वो लिख लेते हैं। डेटा बच्चों आपको ध्यान से देखें, हमें पोटेंशियल गिवन है, उसके बाद आप देखेंगे तो एक लेंथ गिवन है वायर की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आपको गिवन है, वीडी से लिख रहे हैं उसे हम, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन आपको गिवन है, और पूछा क्या गया है आपसे? रेजिस्टिविटी। तो बेसिक बात है, 4 बातें आपको पता है, 5वीं पता करनी है। एक अननोन है तो कोई एक इक्वेशन आपको चाहिए होगी। क्लियर है ये बात? अगर एक इक्वेशन आपको चाहिए बच्चों, तो ये एक इक्वेशन आपको कहां से मिलेगी? सोचिएगा, कौन सा रिलेशन इन सबको आपस में जोड़ पाएगा? तो एक रिलेशन मुझे समझ आता है कि V बराबर आई आर होता है, कि V बराबर आई आर, ये बात तो तय है। तो V तो हमें पता ही है ऑलरेडी, बहुत बढ़िया। करंट की वैल्यू में इन टर्म्स में लिख सकता हूं कैसे? NEA/VD, ये मुझे फॉर्मूला याद है, पुट करते हैं तो NEA और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए VD। रेजिस्टेंस R की बात करेंगे, अगर ये यूनिफॉर्म वायर है तो यहां पर रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हैं? रो L बाय A। तो चेक कीजिएगा बच्चों, A से A खत्म हो जाएगा, यहां से आपके पास क्या आया? V बराबर NEVD और साथ में रो L। चेक कीजिएगा भैया, क्या क्या हमें पता है इसमें से? क्या V पता है, N पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, VD पता है और L पता है। क्या हम रो की वैल्यू निकाल लेंगे? जी हाँ, बिल्कुल रो की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आएगी भैया रो की वैल्यू? रो विल बी इक्वल टू V अपॉन NEVD और साथ में L। वैल्यूज पुट करते हैं। V कितना है आपके पास? 5 वोल्ट। N नंबर डेंसिटी की बात करें, ये आपको गिवन है 8 इंटू 28, 8 इंटू 10 टू द पावर 28 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको गिवन है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। इस प्रकार से डेटा गिवन है, और लेंथ आपको गिवन है 0.1 मीटर। ये लीजिए भैया, ये आपको सारा डेटा गिवन है, सोल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर प्राप्त हो जाए। अब कभी कभी बच्चे सोचते हैं सर इतनी गंदी कैलकुलेशन, कैलकुलेटर यूज कर लें क्या? नहीं भैया, कैलकुलेटर का बिल्कुल भी उपयोग आपको नहीं करना है। अब कैलकुलेटर उपयोग नहीं करना तो ऐसी कैलकुलेशन की कैसे जाएगी? तो चलिए भैया सोल्व करके देखते हैं, और ऑप्शन भी देखेंगे। 1.6 तो सब में दिया है, खेल तो बस पावर का है। अगर खेल सिर्फ पावर का है तो चलिए बच्चों सोल्व करना शुरू करें कि कैसे इस तरह की कैलकुलेशंस को भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। होगा क्या बच्चों आपके पास में? पहले 10 टू द पावर को सोल्व कर लेते हैं। प्लस 28 माइनस 19, कितना बचा बच्चों आपके पास? 28 माइनस 19 9 आ गया। 9 माइनस 4 5 आ गया, तो 10 टू द पावर 5 तो अलग से आ जाता है। तो और साथ में ऊपर आया 10 टू द पावर माइनस 5, नीचे प्लस 5 बचा, ऊपर गया तो माइनस 5। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10 टू द पावर 3। ये रिजल्ट आने वाला है। 5 से यहां पर कट किया, ये भी क्या बना? 5। तो बच्चों वैल्यू क्या बन रही है देखिएगा, वैल्यू आपके पास बनती है, ऊपर आया 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइड बाय, सोल्व कीजिएगा, 16 गुना 5 80 हो गया।
80 गुना 8, 80 गुना 8 हो गया 640। क्या यही वैल्यू आपके पास आ रही है फाइनली? कोई दिक्कत परेशानी उम्मीद करता हूं यहां तक आपको नहीं होगी। आगे देखते हैं कि क्या बनेगा। ये आ गया 1/64 इंटू 10⁻⁻3। ये वैल्यू आपके पास आंसर के तौर पर आ रही है, बट आंसर इस तरह से दिया नहीं। इन्होंने कहा भैया फर्दर और सोल्व करो, तो एक काम करते हैं, हमें 1 पॉइंट समथिंग चाहिए, तो भैया 2 जीरो यहां लगा लेते हैं, 2 जीरो का डिवाइड कर देते हैं। तो आप इसे सोल्व करेंगे बच्चों, ये आपके पास लगभग आता है 1.6 और इंटू 10 टू द पावर ये कितना आएगा -5। आंसर आप देखेंगे तो 10 टू द पावर -5, मतलब सी आंसर आपके पास सही आता है, जो कि यहां पर भी गिवन है। क्लियर है भैया इतनी बात? पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, फाइनल रिजल्ट तक भी आप बहुत आसानी से पहुंच पाए। क्लियर? चाहे तो इसे फर्दर काट पीट के भी सोल्व कर सकते हैं और लगभग आंसर यही आपके पास आता है। चलिए भैया अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं इन अ कंडक्टर इफ नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 पर वॉल्यूम, है ना, पर मीटर क्यूब, एंड मीन फ्री टाइम इज 25 फेम्टोसेकंड, इट्स अप्रोक्सीमेट रेजिस्टिविटी। आपसे पूछ रहे हैं भैया रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बचपन में। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? N अपॉन, क्या होता है भैया फॉर्मूला आपके पास में? M अपॉन N ई स्क्वायर टो। इस प्रकार से आपके पास फॉर्मूला रहता है। चलिए वैल्यूज पुट कर। मास कितना है आपके पास? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। एसआई में सोल्व कर रहे हैं। नंबर डेंसिटी आपको गिवन है 8.5 इंटू 10 टू द पावर +28, राइट। आगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होगा? 1.6 इंटू 1.6 और 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर -19, कितना हो जाएगा भैया? 10 टू द पावर -38, ऐसा हो। और आपके पास रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री टाइम भी बताया है 25 फेम्टो, दैट इज 10 टू द पावर -15। ये बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। मेन काम इसमें फॉर्मूला नहीं था, मेन काम था इसकी कैलकुलेशन। चलिए भैया कैलकुलेशन देखते हैं। पावर सोल्व करना शुरू करेंगे। यहां से देखिएगा 28 माइनस 38 कितना आ गया? -10, -10 -15 तो -25, -25 ऊपर गया +25। ये लीजिए भैया यहां पर +25 लिख लेते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट सोल्व होकर क्या बनेगा? 10 टू द पावर -6, ऐसा आ जाए। पॉइंट्स खत्म करें, इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म। या एक काम करते हैं, क्योंकि आपको शायद बोला गया है अप्रोक्सीमेट कितना होगा और इवन पावर में ही आंसर बताना है, तो एक काम करते हैं भैया, इस 9.1 को मैंने 9 लिख लिया और डिवाइड में अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये बचता है 85 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 25। कितने पॉइंट खाए अपन ने? 3 पॉइंट खाए, तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 टू द पावर -6 तो साथ में था। गणित सिखा रहा हूं भैया, कैलकुलेशन है यार। फिजिक्स तो जैसे ये लिखा खत्म हो जाती है, उसके बाद गणित बचती है। अब चाहो तो इसे आगे भी सोल्व कर लीजिए। कि आगे सोल्व कैसे करेंगे देखिएगा, समझिएगा इस बात को कि 25 से 100 कटेगा, ऊपर 4 आएगा, 4 से ये कटेगा, नीचे यहां पर भी 4 आ जाएगा। यही वैल्यू आने वाली है। क्लियर है बात? आगे देखें, इसे फर्दर क्या लिखा जा सकता है? 9 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइड बाय, यहां पर क्या बचेगा भैया? यहां पर अगर आप देखेंगे 85 इंटू 4, ये कितना आएगा? ये आएगा आपके पास 340। तो 340 गुना 16, ये वैल्यू आपके पास आने वाली है। आगे देखिए भैया, आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहां से चेक करें तो 9/34 इंटू 16 और 10 टू द पावर -4 आपके पास आंसर में यहां तक आ रहा है। एक 4 ये 0 और कटेगा, अच्छा 0 और कटेगा तो पावर -6 हो जाएगी। क्लियर है भैया यहां तक बात? तो 9 बटा में इसे आप सोल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो रही है इतनी बात? बस अब सोल्विंग का काम आप खुद से कर सकते हैं, या चाहें तो देखें अगर अप्रोक्सीमेट ही करना है तो 9 से ये 4 से आप इसे कट कर सकते हैं। 9 चौक 36 लगभग अप्रोक्सीमेट आपके पास ये आ जाएगा। तो ये बनेगा 1/64 और 1/64 के लिए तो अभी हमने देखा ही था, ये 1/64 आया। अगर तो 2 जीरो मुझे आगे लेनी पड़ेंगी, सोल्व करूं अगर तो 1/approximately 64 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा 100/64 इंटू 10 टू द पावर -8। तो जो मेरे पास बच्चों आंसर आएगा वो लगभग 10 की पावर -8 के टर्म्स में आना चाहिए, जो कि मेरे को आंसर दिया भी है। अब चाहे तो एग्जैक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो भी यही आंसर प्राप्त होगा। चलिए भैया आगे बढ़े।
अगले सवाल पर बढ़ते हैं भैया। बहुत ही बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल है बच्चों आपके सामने। बेहतरीन सवाल क्यों है ये समझिएगा। बेहतरीन सवाल बच्चों ये इस वजह से हो जाता है क्योंकि बच्चों इस सवाल में करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ में इलेक्ट्रो का बहुत अच्छा उपयोग करवाया गया, क्योंकि करंट बिल्कुल अलग सेक्शन माना जाता है और इलेक्ट्रो को बिल्कुल अलग माना जाता है। दोनों में कुछ रिलेशन खास हम नहीं देखते, बट ये सवाल इन दोनों ब्रांचेस को आपस में जोड़ता है। कैसे, चलिए देखते हैं सवाल को। टू लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स विद रेजिस्टिविटीज ρ1 and ρ2 respectively are joined together as shown in the figure. If current I flows through the conductors, the magnitude of total free charge at the interface आपसे पूछा गया कि बताइए कितना फ्री चार्ज होगा। ये बेसिक सवाल आपसे पूछा गया है। भैया बताइए फ्री चार्ज कितना होगा। तो फ्री चार्ज पता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका बच्चों अपने पास ये आता है। एक काम करते हैं कि फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा Q इन बाय एप्सिलॉन। तो एक काम करते हैं, आने वाले फ्लक्स और जाने वाले फ्लक्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं। जो चार्ज बचेगा वो इनसाइड होगा, वही चार्ज तो होगा जो फ्री वहां पर अवेलेबल हमेशा रहेगा। तो आने वाले फ्लक्स और जाने वाले फ्लक्स की अब हम यहां पर बात करने वाले हैं। सभी ऑप्शंस में देखेंगे तो करंट का भी यूज हो रहा है और रेजिस्टिविटीज का भी यूज हो रहा है। अच्छा, फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, E.ds से आता है इंटीग्रेट करके। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो फ्लक्स क्या लिखा जाएगा भैया, फ्लक्स लिख रहे हैं अगर तो यह आएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। यूनिफॉर्म हम मान रहे हैं इसलिए डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट होकर मल्टीप्लाई होकर आ गया। क्लियर है बात। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना शुरू करें तो E बराबर क्या होगा, E बराबर रो जे, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये लीजिए रेजिस्टिविटी इंटू जे इंटू ए। बताइए भैया ये क्या वैल्यू आ गई, जे इंटू ए कितना हो गया करंट, तो रो इंटू आई आपके पास आ जाता है। तो बच्चों आने वाला फ्लक्स है ρ1 आई, जाने वाला फ्लक्स है ρ2 आई। तो टोटल फ्लक्स बचा कितना, पाई नेट कितना आया आपके पास कि ρ1 माइनस ρ2 इंटू आई। क्या यही वैल्यू आएगी। और अगर इसमें एप्सिलॉन नोट का आकर मल्टीप्लाई हो जाए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इनसाइड। सो ρ1 माइनस ρ2 एप्सिलॉन नोट आई आपका आंसर आएगा, जो कि सी ऑप्शन में गिवन है। आंसर भी सी आपको दिया हुआ है। क्लियर है बच्चों बात। बहुत अच्छा सवाल था, सोल्विंग बहुत ज्यादा नहीं थी इस सवाल में, बट हाँ अच्छा सवाल इस मायने में था कि इलेक्ट्रो का गोस थ्योरम का भी इसमें यूज किया गया। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखेंगे क्या कह रहा है। A cylindrical solid of length 1 meter and radius 1 meter is connected across a source of EMF 10 volt। 10 volt के साथ इसे आपने कनेक्ट कर दिया है, राइट। तो होगा क्या, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसा भी आपको बताया गया। तो भैया यहां का पोटेंशियल अगर 0 मान लूं तो यहां का 10 होना बिल्कुल तय है। रेजिस्टिविटी ऑफ द रोड एज अ फंक्शन के बराबर होता है रेजिस्टिविटी इंटू जे। तो बेसिकली काम हमारा इसमें इतना सा है, हमें जो काम करना है वो बस इतना सा करना है बच्चों आपको कि डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। करंट डेंसिटी कितना होगा। अच्छा, करंट डेंसिटी निकालने का मतलब, करंट डेंसिटी हो गया I बाई ए। तो चलिए पहले करंट निकाल लेते हैं, फिर करंट डेंसिटी भी आ ही जाए। अच्छा, करंट कैसे निकलेगा, तो चलिए लिखना शुरू करते हैं कि E बराबर रो जे कितना होगा, I बाई ए। ठीक, ऐसा होगा। अच्छा, करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की ओवरऑल वैल्यू तो सेम रहने वाली है, तो आई को V बाई आर लिख सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, तो लिखा क्या जाएगा, रो V बाई आर इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं। आर कौन सा आएगा, टोटल रेजिस्टेंस आएगा। अब बच्चों टोटल रेजिस्टेंस निकालना आपके लिए एक काम है, तो चलिए टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, कितना होगा भैया, सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस सीरीज में है जिनकी रेजिस्टिविटी वेरिएबल। तो क्या करेंगे, छोटे से सेक्शन के लिए आप रेजिस्टेंस निकाल लें तो क्या होगा, रो dx बाई ए, और इसे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर 1 मीटर तक। ये काम हम कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है ये बात, ये काम हम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी उम्मीद करता हूं आपको नहीं होगी। चलिए वैल्यू पुट करें, डेंसिटी है कितनी, b इंटू एक्स पुट करें, b इंटू एक्स डी एक्स अपॉन ए, और लिमिट क्या रहेगी 0 से लेकर 1 तक, ऐसा रहेगा। तो चलिए बच्चों सोल्व करें। अगर इसे आप सोल्व करते हैं तो यहां से आपके पास वैल्यू आएगी b और एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा। ये लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2a
और लिमिट आपके पास आ जाएगी 0 से लेकर 1 तक। फर्दर सोल्व करें, लिमिट पुट करेंगे, 1 लिखेंगे तो b/2a और 0 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। यहां से आपके पास रेजिस्टेंस आ जाता है b/2a। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई पूरे के लिए b/2a। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है तो चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था ρV/RA। तो वैल्यू पुट कीजिए, रेजिस्टिविटी कितनी होगी उस पॉइंट पर? b × x, जिस भी x पर निकालना। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस टोटल लिखेंगे, कितना है? 10 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? b/2a, b/2a मल्टीप्लाइड बाय a। तो भैया a से a खत्म हो जाएगा। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? b से b भी खत्म हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 2x × 10 दैट इज 20x। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी किसी भी x के लिए। और हमें किस x पर निकालना है? हमें निकालना है 10 सेंटीमीटर पर, मतलब 0.1 पर। तो 20 गुना 0.1, आंसर कितना आ जाता है? 2। आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है 2 आने का मतलब 2 न्यूटन पर कूलम, ऐसा लिख सकते हैं। यही आंसर भी आपको गिवन है बी। राइट, क्लियर है बच्चों? ये बात सिंपल सवाल है, बस कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मांग रहे हैं। अच्छे सवाल है, सोचने वाले सवाल है, जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ चुके हैं। As shown, the circuit is made of 8 different resistors. 8 रजिस्टर आपको लगे हुए दिख रहे हैं। It is found that when R1 जब 4 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 4। और द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B जब हमने टोटल देखा, ये कितना आता है? 2 ओम। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? ऐसा बच्चों इस वजह से हो रहा होगा कि हमने ये तो 4 लगाया, बाकी के सब रेजिस्टेंस मिलकर कितना आए ताकि 2 हो जाए। ये तो हमें पता है भैया, ये 4 तो ये भी 4, तो बाकी सब का रिजल्टेंट मुझे ये श्योर हो जाता है कि 4 ओम होगा, तभी 4 ओम मिलकर पैरेलल में 2 ओम का रिजल्ट देंगे। उसी की बात की कि नेट कितना है आपके पास? 2 ओम का रेजिस्टेंस। नाउ रिप्लेस R1 की जगह क्या कर दिया अब अपन ने? 6। तो पूछा अब बताओ नया कितना होगा? तो ये लीजिए भैया, सवाल कुछ ऐसा है, ये 6, इसमें कोई परिवर्तन किया नहीं, ये 4। बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा भैया? R1 R2 अपॉन R1 + R2। सोल्व कीजिए, 6 × 4/6 + 4, तो 24/10, आंसर आ जाता है 2.4। क्लियर है बच्चों बात? इतना सा काम आपको करना था, बस ये आपका आंसर आ गया। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पहुंच चुके हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अगला सवाल देखिए क्या है। इन द डायग्राम रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 जंक्शंस इज R। कि भैया ये भी R, ये भी R, ये भी R, हर 2 जंक्शन के बीच का रेजिस्टेंस R है, ऐसा आपको बोला गया। ये लीजिए, इतने सारे R रेजिस्टेंस लगाए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है A और B के बीच में, ये आपका काम है। बच्चों ध्यान से समझिएगा कि क्या करें, देखते जाइएगा, ध्यान से बताइए। R और R, ये कितना हो गया? 2R। इसके साथ पैरेलल में कितना हुआ भैया? 2R और R पैरेलल में, क्या बोल सकता हूं 2R और R पैरेलल में तो 2R/3 होगा। बोल सकते हैं ऐसा, इस बात में कोई संकोच तो नहीं है आपको? बढ़िया। अगेन अगला देखिएगा, R + R, 2R, और 2R इस R के साथ फिर से पैरेलल में, ये भी कितना होगा भैया? 2R/3, ऐसा होने वाला है। अब मैं सर्किट रीड्रॉ कर रहा हूं, देखिएगा, यहां A है, यहां B है। A से आप ऊपर की तरफ गए, A से आप ऊपर की तरफ गए, ये लीजिए एक रेजिस्टेंस R मिलेगा, एक रेजिस्टेंस R यहां पर मिल रहा है। वहां तक पहुंच पा रहे हैं? इस जगह पर आ गए। इस जगह पर आएंगे तो B की तरफ एक सीधा रेजिस्टेंस और लगाना पड़ेगा, जो हमने ये लगाया, डायरेक्ट B को जोड़ेगा जो रेजिस्टेंस। ये भी कितना है आपके पास? R। इसकी वैल्यू भी R है आपके पास। इसके बाद एक रेजिस्टेंस ये कंप्लीट रहेगा 2R/3, ये लीजिए, ये है 2R/3, और एक रेजिस्टेंस और कंटिन्यूएशन में आपके पास रहेगा कितना? 2R/3। अब ये आपका नया सवाल है। तो अगर बच्चों ये आपका नया सवाल है तो चलिए सोल्व करना शुरू करते हैं। 2R/3 कितना हो गया? 4R/3। 4R/3 पैरेलल में है R के साथ। बताइए कितना आएगा कि 4R/3 एंड R ये आपस में पैरेलल में है। बताइए भैया क्या रिजल्ट आएगा? R1 R2 अपॉन R1 + R2। R1 R2 बोलिएगा भैया कितना आया? 4R/3 × R अपॉन 4R/3 + R।
यही करेंगे, सोल्व कीजिए, कितना आया 4r/3 या 4r²/3 अपॉन ये कितना बनेगा 7r/3। 3 से 3 खत्म, 1r से 1r खत्म, ये आ जाता है 4r/7। तो ये वैल्यू बच्चों 4r/7 आपके पास आ जाती है। जैसे ये वैल्यू 4r/7 आएगी, आगे देखें ए बी के बीच में यहां पर r है, ये r है, ये रेजिस्टेंस पूरा एक बन चुका है, कितने का 4r/7 का। 4r/7 और r ये आपस में सीरीज में है, इसका मतलब a और b के बीच में एक r है और एक रेजिस्टेंस अब आपके पास यहां पर ये वाला है। दोनों को जोड़ दीजिए, सीरीज में तो सीधा जुड़ जाए, डायरेक्ट जोड़ दीजिए 1 + 4/7 दैट इज 11r/7। ये आपका वहां का रेजिस्टेंस आ गया। ये दोनों आपस में पैरेलल, सोल्व कीजिए भैया, ये आपस में पैरेलल है, सोल्व कीजिए। सोल्व करके आंसर क्या आएगा बताइए, r1 r2 अपॉन r1 + r2, तो 11/7 गुना 1 बटा 11/7 + 1, यही होगा, गुना r, यही तो आएगा भैया। सोल्व कीजिएगा भैया, कितना आएगा 11/7, ये तो है, अपॉन ये कितना आएगा 18/7, बहुत बढ़िया, और साथ में r रहेगा, 7 से 7 खत्म, 11r/18 आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा 11r/18 डी आंसर आपके पास सही आ जाता है। यही आंसर आपको गिवन भी है, राइट। समझ आ गई बच्चों बात। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1 इज 45 वोल्ट, रीडिंग ऑफ अमीटर A1 इज 3 एम्पियर और एक्स रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहे हैं। ये आपका सवाल है, बोला गया सब आइडियल है। अच्छा भैया सब आइडियल है तो मैं इसका नया डायग्राम बना, ये कितने का हो जाएगा डीसी सोर्स, पक्की बात 45 वोल्ट का हो जाएगा, बोल सकता हूं ऐसा, राइट 45 वोल्ट का हो जाएगा, क्योंकि अगर V1 45 दे रहा है तो डीसी भी 45 वोल्ट का रहा। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 45 वोल्ट है। यहां से स्ट्रेट जाएगा क्योंकि A1 का कोई रेजिस्टेंस है नहीं, यहां एक रेजिस्टेंस X आया, यहां गए एक रेजिस्टेंस 1 आया, यहां गए एक रेजिस्टेंस और आया, फाइनली यहां पहुंच गए। ये रेजिस्टेंस X है, ये रेजिस्टेंस आपके पास 1 है, ये 8 है, यहां से करंट कितना आता है आपके पास 3 एम्पियर। यही तो सवाल है। तो V बराबर IR कर लीजिए, V कितना 45, करंट कितना 3 और R कितना है, टोटल रेजिस्टेंस बोलिएगा 9 + X, तो 3 से ये गया 15, X बोलिएगा भैया कितना आ जाता है, X अगर आप चेक करेंगे तो 15 - 9 मतलब 6 ओम आपके पास ये रेजिस्टेंस आ जाता है। आंसर आपको C बोला है, C मतलब 6 ओम आपका सही आंसर आ गया। तो डायग्राम से बच्चा बहुत लोग घबरा जाते हैं, अरे यार पता नहीं क्या पूछ रहा है, बहुत अजीब सा डायग्राम है, कितने अमीटर कितने वोल्टमीटर लगे हैं। ध्यान से देखें तो इस सवाल में आपके लिए कुछ भी नहीं था। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया बात, 8 क्वेश्चन बच्चों हम कर चुके हैं। चलिए अगले सवाल पर अब अपन बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल में हमारे साथ क्या होगा। तो बच्चों चलिए अब अपन अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इन द अबव सर्किट करंट बताना है, हर रेजिस्टेंस में कितना होगा। करंट बताना है तो चलिए नोडल मेथड का यूज करते हैं। मैंने मान लिया बच्चों यहां पर इस जगह पर 0 वोल्ट, पोटेंशियल मैंने अपनी मर्जी से 0 मान लिया, तो यहां पर 2 आएगा, यहां 4, यहां पर 6, कंटिन्यू होगा, यहां पर 6, 2 का डिक्रीज दिखा तो यहां 4, फिर 2 का डिक्रीज तो यहां पर 2 और 2 का और डिक्रीज हुआ तो यहां 0। हमने पोटेंशियल हर जगह पर मार्क कर लिए। अगर मैं इस रेजिस्टेंस की बात करूं तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो यहां पर करंट नहीं आएगा, 0 करंट आएगा। यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो करंट 0 आएगा, यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो करंट 0 आएगा। इस वजह से अगर आपसे हर रेजिस्टेंस में करंट पूछा है तो वो कितना आएगा बच्चों 0 एम्पियर। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। Two batteries with EMF 12 volt and 13 volt are connected in parallel across a load resistor of 10 ohm. Internal resistances आपको बता दिए हैं 1 ohm और 2 ohm के हैं। Voltage across the load lies between, तो लोड के अक्रॉस बताना है वोल्टेज क्या होगी। तो एक काम करते हैं, सर्किट बनाते हैं सबसे पहले। कुछ इस प्रकार का ये आपका सर्किट रहा होगा।
आपको कहा गया एक 12 वोल्ट है, एक 13 वोल्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 1 ओम एंड 2 ओम, और ये है 10 ओम, ऐसा आपको बताया गया है। इसके बाद में बच्चों चर्चा करें तो एक काम करते हैं, यहां पर मैंने मान लिया यहां का पोटेंशियल 0 है और यहां का 0 मान लिया, यहां का पोटेंशियल अननोन है तो x मान लिया। राइट, क्लियर है बच्चों बात। आपसे पूछा गया वोल्टेज अक्रॉस द लोड बताना है, तो हमें बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे बताइएगा यहां से इन तीनों ब्रांच से मिलकर निकलने वाला टोटल करंट होना चाहिए 0। तो चलिए पहली ब्रांच का अगर मैं करंट लिखता हूं कितना आएगा बच्चों, x माइनस 12 डिवाइड बाई 1 प्लस सेकेंड ब्रांच में करंट आएगा x माइनस 13 डिवाइड बाई 2 प्लस, और लास्ट ब्रांच में आपके पास करंट आएगा x डिवाइड बाई 10 और इज इक्वल टू 0। तीनों का सम 0 होना चाहिए, यह बात हमें पता है। एलसीएम 10 आ रहा है, जल्दी से सोल्व करेंगे। क्या बनेगा बच्चों ये कि 5x, सॉरी यहां पर आएगा 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरी इक्वेशन में, यह आएगा 10x माइनस 120 प्लस 5x माइनस 65 और प्लस x बराबर 0। ये टोटल करेंगे बच्चा तो ये आपके पास हो गया 16x इज इक्वल टू, ये आपके पास आ रहा है 120 और 65 185। सो x विल बी इक्वल टू 185 डिवाइड बाय 16 वोल्ट। यही आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल चुका है। डिवाइड करके चेक करेंगे तो क्या आएगा 16 और एक बार जाएगा ये 16 तो 25 जाएगा बच्चा अगर, तो यहां पे फिर से एक आएगा और पॉइंट, ठीक है। तो 16 और 25 तो 9 90 पर जाएगा तो 5, राइट। तो 16 इंटू 5 हो गया 80, तो 10 गया आगे और यहां पर आ जाएगा 6, 11.56 के आसपास आंसर आएगा, जो कि सी ऑप्शन आपको गिवन है। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों बात, सी आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। A 5 volt battery with internal resistance 2 ohm and a 2 volt battery with internal resistance is 1 ohm are connected to 10 ohm resistor, ऐसा आपको बोला गया। ठीक है, ये आपको कहानी बता दी गई है और कह रहे हैं करंट बताना है 10 ओम से कितना होगा। फिर से सिमिलर सवाल है जो भी हमने पहले किया है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। करंट बताना है कितना होगा। एक काम करता हूं बच्चों, यहां पर यहां रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ठीक है भैया 2 ओम का रेजिस्टेंस है। यहां भी रेजिस्टेंस है बच्चा आपके पास में 1 ओम का, राइट। मैंने एक जगह पोटेंशियल मान लिया 0 और दूसरी जगह मान लिया x। इस बात में तो हमें कोई दिक्कत नहीं। यहां 0 है तो यहां का पोटेंशियल होगा आपके पास 2 और यहां का पोटेंशियल आपके पास होगा, सॉरी यहां का पोटेंशियल होगा 5 वोल्ट। 5 वोल्ट की बैटरी है, यहां 2 वोल्ट की बैटरी, तो यहां का पोटेंशियल होगा 2 वोल्ट। ये बात हम कह सकते हैं। तो अब यहां पर एक बात समझिएगा, x से 0 की तरफ आने वाला टोटल करंट बच्चों कितना होगा 0। नोडल मेथड हमें पता है। तो चलिए काम करना शुरू करते हैं। यहां से यहां पर करंट जो पास होगा वो होगा x माइनस 5 डिवाइड बाय यहां का रेजिस्टेंस है 2 प्लस इस वायर में क्या आएगा x अपॉन में 10 प्लस इस वायर में बच्चा क्या आएगा x माइनस 2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है 1 इज इक्वल टू 0। फिर से 10 का मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन में तो ये बनेगा 5x माइनस 25 प्लस x प्लस 10x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आने वाली है। फर्दर बच्चों सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये वैल्यू आपके पास आएगी, यहां पर 10x है, ये वैल्यू आपके पास आएगी 16x इज इक्वल टू 25 और 20 आपके पास हो गया 45 तो 45। तो x इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाय 16, ऐसी वैल्यू आपके पास आ रही है। क्या ये बात क्लियर है? राइट, हमें यही कहा गया था कि x माइनस 5 बाई 2 कर ले, x माइनस 0 बाई 10 कर ले और x माइनस 2 बाई 1 कर ले। बिल्कुल वही काम हमने यहां पर किया है। बिल्कुल क्लियर है बच्चा ये बात। यहां पर एक चीज वापस से गौर कीजिएगा, ये बैटरी उल्टी लगी है तो ये पोटेंशियल -2 होगा, उस वजह से यहां माइनस की जगह बच्चों क्या आएगा प्लस, और अगर यहां प्लस आएगा तो ये वैल्यू भी प्लस हो जाएगी, तो ये बच्चा आएगा आपके पास -5। -5 उधर जाएगा तो कितना आएगा +5, बोल सकते हैं ऐसा। चलिए पुट कीजिए तो +5, ये आ गया बच्चा 5/16। ये आपके पास x की वैल्यू आई। आपसे पूछा था करंट बताइए कितना होगा, तो x आपके पास पॉजिटिव आया। करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो ये आएगा x/10 जो कि होगा 5/160। आप सोल्व कर लीजिए, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, जो कि लगभग अगर आप देखें तो 0.03 एम्पियर के आसपास आने वाला है। और करंट का फ्लो कैसा होगा P2 से P1 की तरफ, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है बच्चों ये बात?
चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे कह रहा है कंसीडर एन इनफाइनाइट लैडर, एक नेटवर्क आपको बताया गया है, इसकी खास बात क्या है वो समझिएगा। अब वोल्टेज V इज अप्लाइड, ठीक है, वहां पर हमने वोल्टेज V अप्लाई कर दी। दिस अप्लाइड वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज हाफ्ड आफ्टर ईच सेक्शन, ऐसा बोला गया है। तो अगर मैं बोलूं यहां पर जीरो पोटेंशियल, समझिएगा इस बात, और यहां पर V, तो हर सेक्शन के बाद कितनी हो जानी चाहिए बच्चों, ये आधी। तो यहां पर V, तो यहां पर कितनी V/2, और यहां कितनी V/4, बोल सकते हैं ऐसा। तो अगर मैं यहां से नोडल मेथड लगाऊं तो तीनों डायरेक्शन में जाने वाला टोटल करंट कितना होना चाहिए, 0। तो चलिए इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। तो यहां से देखेंगे V/2 माइनस V, दैट इज आएगा माइनस V/2, और डिवाइड बाय कितना बच्चा, R1। इस तरफ देखेंगे V/2 माइनस V/4, दैट इज V/4, और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कौन सा, फिर से R1। यहां देखेंगे तो V/2 माइनस 0, दैट इज V/2, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कौन सा, R2, मिलकर सब क्या हो जाएगा, 0। सारे V खत्म हो जाएंगे बच्चा, क्या बचेगा आपके पास, -1/2 R1 प्लस 1/4 R1 प्लस 1/2 R2 बराबर 0। सोल्व करेंगे बच्चों, 1/2 माइनस का है और 1/4 प्लस का है, ये बचेगा -1/4, -1/4 उधर जाएगा, प्लस 1/4 आ गया, सो 1/4 R1 बराबर 1/2 R2, ऐसा लिख सकते हैं। 2 से 4 खत्म, ये 2 आ गया। रिवर्स कर लेते हैं, हमें क्या पता करना है, R1/R2, तो R1/R2 की वैल्यू देखिए कितनी आई, R1/R2 बच्चों आपके पास आ गया 1/2। सिंपल सी बात है, सिंपल क्वेश्चन था, नोडल मेथड लगाना था, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। आंसर बी आपको बोला गया है 1/2, सेकंड आंसर आ गया। आगे बढ़े बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन जो करंट R से पास हो रहा होगा ये बढ़ जाए अगर मैं यहां से शॉर्ट सर्किट कर दूं। समझिएगा बच्चों, पहले करंट कितना है और बाद में करंट कितना है ये निकाल लेते हैं। तो बच्चों पहले करंट कितना होगा, तो वो होगा आपके पास E1 प्लस E2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R, और ये करंट छोटा होना चाहिए क्योंकि बाद में आप चाहते हैं कि करंट इंक्रीज हो जाए बैटरी शॉर्ट करने पर। अब कितना करंट आएगा बच्चों, अब आएगा E1 अपॉन R1 प्लस R, ऐसा बोल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा बच्चों, देखिए E1 R1 प्लस E1 R प्लस E2 R1 प्लस E2 R will be less than E1 R1 प्लस E1 R2 प्लस E1 R। चलिए काट पीट शुरू करें, जो चीजें कट रही हैं उन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं। E1 R1 से E1 R, E1 R1 से E1 R खत्म हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनी बच्चों आपके पास कि E1 R2 जो है वो बड़ा है E2 R1 प्लस, ये वैल्यू कौन सी थी बच्चा, ये कैपिटल R, R1 प्लस R। ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है कि E2 R1 प्लस R जो है, तो ये गलत, ये गलत, तो बी ऑप्शन बच्चों यहां पर आपको सही दिखाई देगा। E1 R2 इज ग्रेटर देन E2 R प्लस R1। सिंपल सा सवाल था जो आपसे इजीली सोल्व हो जाना चाहिए था। लगभग सवालों में आज अभी हमने जो सवाल किए, लगभग सवालों में 3-4 सवालों में की बात करूं अगर मैं, तो नोडल मेथड का कंटिन्यूअस यूज आ रहा था, या बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक बात करें कि सेल कैसे कनेक्ट होते हैं, उनके सवाल अभी हमने देखे। ठीक है बच्चों, यहां तक बातचीत क्लियर है। तो चलिए अब हम अगला सवाल देखेंगे बच्चों, राइट। हेलो बच्चों, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों इसमें क्या कह रहे हैं कि वन एंड ऑफ अ नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ 2L, एक वायर है आपके पास जिसकी लेंथ 2L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका बच्चों आपको दिया जा रहा है A, ऐसा आपको बताया गया। इसके बाद कह रहे हैं इसे एक और नाइक्रोम वायर से आपने जोड़ दिया है जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2A, ये बात आपको बताई। और इसमें पूछा गया कि अगर इस एंड को आप 8 वोल्ट और इस एंड को आप 1 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं तो जंक्शन पर क्या पोटेंशियल होगा, ये बात आपसे बच्चों पूछी गई है। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या सोल्व होगा इसका, कैसे इसको करना चाहिए। बच्चों एक बात समझना, अगर मैं रो L/A को R मान लेता हूं तो ये वाला रेजिस्टेंस बच्चों आएगा 2R, क्योंकि वायर सेम है, और यहां का रेजिस्टेंस आएगा, सॉरी यहां का अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे तो ये वैल्यू बच्चों आएगी R/2, क्योंकि L रहेगा, एरिया हो जाएगा 2A।
और यहां पर ये रेजिस्टेंस आपके पास आएगा लेंथ 12 होने की वजह से 2R। क्या मुझे दोनों रेजिस्टेंस पता चल चुके हैं? मुझसे पूछा गया बच्चों पोटेंशियल बताना है इस जगह। यहां का पोटेंशियल क्या होगा? नोडल मेथड आप इजीली लगा सकते हैं, तो दोनों तरफ का नेट करंट 0 आना चाहिए जुड़कर। तो अगर मैं यहां का पोटेंशियल x मानता हूं, इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस 8 डिवाइड बाय यहां का रेजिस्टेंस कितना है 2R प्लस यहां पर बात करें ये आएगा x माइनस यहां का पोटेंशियल 1 अपॉन में आएगा R बाय 2 इज इक्वल टू बच्चों कितना होना चाहिए आपके पास? 0। क्या ये बात समझ आ रही है? 0 आना चाहिए। चलिए आगे सोल्व करें। पूरी इक्वेशन में मैं 2R का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बनेगा बच्चों x माइनस 8 और यहां 2R का मल्टीप्लाई होगा तो 2 पहले ही ऊपर जा चुका है, एक और 2 आ जाएगा 4 का मल्टीप्लाई, तो कितना बनेगा 4x माइनस 4 बराबर 0। ये बच्चों आ गया 5x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू आ गई 12/5 जो आपसे पूछा गया था, पॉइंट्स में बोला है तो आंसर हो जाएगा 2.4 वोल्ट। क्लियर है बच्चों ये बात? तो सिंपल सा सवाल था जिसमें आपको पोटेंशियल पूछा गया था, आंसर ए आपको गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल बच्चों आपसे कह रहा है कि सर्किट आपको बताया गया, इसमें ये वोल्टमीटर पोटेंशियल मेजर करेगा। तो अलग अलग पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं V1, V2 और V3। तो देखते हैं क्या मेजरमेंट होगी। V1 की बात करूं तो बच्चों आपको बोला गया है कि V1 क्या होने वाला है? V1 होगा जब सिर्फ S1 को क्लोज किया। तो बच्चों यहां का पोटेंशियल कितना आ जाएगा? यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कि क्या लिखूंगा कि V बराबर IR होता है। तो सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा ये मुझे पता है, 3R और R रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो होगा E अपॉन 4R और 3R के अक्रॉस आपको पोटेंशियल बताना है। V बराबर IR में फॉर्मूला लगा रहा हूं, कितना आ जाएगा बच्चों? ये 3E/4 बोल सकते हैं ऐसा। वहीं V2 की बात करें, V2 है जब S2 अकेला क्लोज किया, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का हो जाएगा 6R, तो E अपॉन 6R, 6R यहां का और ये एक R और है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 7R। क्या ये बात क्लियर है? इसके बाद यहां की अगर मैं बात करूं तो हमें 6R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ये आएगा 6E/7 बोल सकते हैं ऐसा। और आखिरी बात इन्होंने कहा जब दोनों क्लोज हैं तब बताइए क्या होगा। दोनों क्लोज तो 3R 6R आपके पास ये चले गए पैरेलल में, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 1/3R प्लस 1/6R, ये बच्चों होता है 1/2R बोल सकते हैं ऐसा। तो हमारे पास 2R ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर? तो 2R ये है, R बाहर से लगा तो नेट रेजिस्टेंस है 3R। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है 2R पर, ये क्या कर रहे हैं बार बार E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो ये करंट इनटू रेजिस्टेंस V बराबर IR हम लिख रहे हैं, ये बना 2E/R, 2E/3R। तो अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो सबसे बड़ा आपको V2 दिखेगा, उसके बाद में V1 और लास्ट V3 जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर है बच्चों बात? बहुत सिंपल सा सवाल था, बस पोटेंशियल लिखना है, ओम्स लॉ लगाना है, आपका काम यहां से हो जाएगा। आंसर ए गिवन है। आगे आते हैं अगले सवाल पर कि व्हेन एन अमीटर ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस आपने लगाया सर्किट में, उसने रीड किया 1 एम्पियर करंट। बढ़िया बात भाई, यहां से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, और जब 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो एक वोल्टमीटर जो वेरी लार्ज रेजिस्टेंस मतलब आइडियल मान सकते हैं, तो यहां पर एक वोल्टमीटर ने रीडिंग दी है 1 वोल्ट। तो बच्चों एक बात यहां से क्लियर है कि मेरे पास X का रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना V/R, तो 1 ओम X का रेजिस्टेंस आ गया। इसके बाद क्या कह रहे हैं आपसे कि व्हेन द पॉइंट A एंड B को आपने शॉर्ट कर दिया बाय अ कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर से शॉर्ट किया। इसके बाद अगर आप कंडक्टिंग वायर से शॉर्ट कर रहे हैं तो इन्होंने कहा वोल्ट मीटर की अब जो मेजरमेंट है वो 10 वोल्ट है अक्रॉस द बैटरी। तो होगा क्या, यहां पर शायद एक रेजिस्टेंस होगा, और अब यहां जो वोल्ट मीटर है वो कितना मेजर कर रहा है आपके पास 10 वोल्ट। तो अगर ये 10 वोल्ट कर रहा है बच्चों, तो बहुत सिंपल सी बात ध्यान से समझिएगा कि यहां का रेजिस्टेंस मुझे पता है 1 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 10 वोल्ट। तो बच्चों इससे मैं क्या ये बोल सकता हूं कि यहां अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है और यहां पर इसकी मैं बात करूं तो यहां पर मेरे पास में X का रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो क्या मैं नया करंट बता सकता हूं सर्किट से? I क्या होगा? I विल बी इक्वल टू V/R। तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस है 10, रेजिस्टेंस है 1, तो 10 एंपियर का करंट फ्लो होगा। एक बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है बच्चा? E-IR बोल सकते हैं ऐसा। ये आपके पास 10 के बराबर आना चाहिए। E कितना है? 12 माइनस करंट है 10,
रेजिस्टेंस आपको बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। ये इक्वल टू 10 के है, तो आगे अब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 10R बराबर 2। तो बच्चों R की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0.2 ओम, जो आपसे पूछा गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो 2 बार सर्किट सोल्व करना पड़ा, एक बार जो डेटा दिया उसके लिए, दूसरी बार इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ये काम आपको यहां पर करना था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सी आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सो दैट मैक्सिमम पावर इज जनरेटेड इन द एक्सटर्नल सर्किट। मैक्सिमम पावर कब जनरेट होती है? मैक्सिमम पावर थ्योरम कहती है कि जो 4R है ये बाहर वाले रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो सवाल एक्चुअल में पावर का है ही नहीं, सवाल है यहां का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना। बच्चों बाय सिमेट्री मुझे पता है, यहां से ऊपर जाऊं यहां से नीचे आऊं तो मेरे पास पोटेंशियल सेम आएगा, जिस वजह से इस वायर का कोई काम नहीं है, इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है। सिमिलरली इस रेजिस्टेंस का भी मेरे पास कोई काम नहीं है। ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो होगा क्या, ये दोनों 30 और 30 ये दोनों आपस में सीरीज की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि यहां से आप सर्किट ब्रेक कर सकते हैं। यहां से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे ही आपने यहां से सर्किट ब्रेक किया तो बच्चों सिचुएशन क्या बनेगी, समझना इस बात को कि 30 और 30 हो गए सीरीज में, तो ये रेजिस्टेंस आ गया 60 का, मैं मान सकता हूं। 60 और 30 आपस में कैसे हुए, 60 और 30 पैरेलल, 60 और 30 का पैरेलल सोल्व करते हैं तो रिजल्ट हमें कितना मिलता है 20। तो ये रेजिस्टेंस 20 का है, यहां से 30, ये 30, 30 20 30, 80 ऊपर, सिमिट्री नीचे भी 80, 80 और 80, तो ये रिजल्टेंट आपके पास आया 40 पैरेलल का, तो R बराबर आता है 10। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, जो कि ए ऑप्शन में आपको गिवन है। क्या ये बात बच्चों आपको क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ेंगे। अब अगला सवाल बच्चों हम देखेंगे। तो देखते हैं बच्चों अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहे हैं आपको कि द सर्किट शोन 8 आइडेंटिकल बल्ब हैं आपके पास, तो हर एक का रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा, ऐसा मैं मान सकता हूं। तो इसमें कह रहे हैं कि V वोल्ट से आपने लगा दिया और H बल्ब को रिप्लेस कर दिया बाय अ स्ट्रेट वायर, जीरो रेजिस्टेंस से आपने रिप्लेस कर दिया। तो बच्चों मैं मान लेता हूं यहां से करंट कुछ I फ्लो होगा, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है कि यहां से करंट कितना फ्लो होगा I। या आप ऐसा कर लीजिए कि अगर मैं नोडल से चलना चाहूं तो यहां का पोटेंशियल 0, यहां का V, यहां का भी 0 होगा, यहां का भी पोटेंशियल कितना V, और फाइनली यहां का भी 0 पोटेंशियल और यहां का V, बोल सकते हैं ऐसा। ये लास्ट वाला V नहीं आएगा, ये मुझे चेक करना पड़ेगा कितना है, राइट। चलिए देखते हैं बच्चा तो क्या होगा। इस तरह से मैंने यहां पर पोटेंशियल लिख लिया। अब देखिएगा यहां का पोटेंशियल अगर निकालने की कोशिश करें तो बच्चों रिजल्ट सोचिएगा क्या आएगा कि यहां पर एक R रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस है R/2, राइट, ऐसा बोल सकते। तो पोटेंशियल जो है वो आता है V बराबर IR। तो पोटेंशियल जो डिवाइड होता है वो सेम रेशियो में होता है। तो रेजिस्टेंस अगर 1:1/2 में है तो पोटेंशियल भी उसी रेशियो में जाएगा, मतलब 2:1 में आ रहा है। रेजिस्टेंस ये डबल है यहां का, तो रेजिस्टेंस 2:1 में है, तो आपके पास पोटेंशियल भी 2:1 में आएगा। मतलब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 2V/3 और यहां पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V/3, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। और रेजिस्टेंस तो सारे R हैं ही, और जो पावर होती है वो आपके पास होती है V²/R। तो जिस पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। तो मैंने यहां इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस तो लिख लिया। यहां बात कर, यहां पर एक रेजिस्टेंस R है और ये पूरा रेजिस्टेंस हो जाएगा R/3, तो रेजिस्टेंस का रेशियो है 3:1। सीरीज में पोटेंशियल सेम रेशियो में डिवाइड होता है, तो यहां का पोटेंशियल भी 3:1 में जाएगा। तो यहां पोटेंशियल आएगा 3V/4 और यहां का पोटेंशियल आएगा V/4। तो बच्चों सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखोगे तो वो D में दिखेगा, उससे कम A में दिखेगा। इन दोनों में कंपेयर करें तो B और C में पोटेंशियल डिफरेंस नेक्स्ट ऑर्डर में आएगा उससे कम, जो कि कितना आएगा बच्चों B और C में बराबर। और सबसे कम आपके पास में आएगा फाइनली E, F और G में, जिनमें आपस में इक्वल रहेगा। तो रिजल्ट अगर आप चेक करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास बी आंसर करेक्ट आता है। सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस लिखने थे, आप चाहे करंट लिखकर भी ये काम कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, बी आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
ये वायर ऑफ लेंथ L और 3 आइडेंटिकल सेल इसके साथ लगाएंगे। ये एक वायर होगी, उसके साथ 3 आइडेंटिकल सेल लगाए गए हैं और मान लेते हैं एक का पोटेंशियल V है तो टोटल पोटेंशियल 3V होगा। L लेंथ की वायर है। इसके बाद कह रहे हैं इसका टेम्परेचर डेल्टा T से इंक्रीज होता है। मैं मान लेता हूं कुछ पावर आई होगी जिसकी वजह से कुछ हीट आई होगी जिसकी वजह से यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ डेल्टा T, बोल सकते हैं ऐसा। इसके बाद कह रहे हैं n नंबर ऑफ सेल लगाए, अगली बार n नंबर ऑफ सेल लगाए तो यहां पर पोटेंशियल हो जाएगा NV। और इस बार जो वायर है वो बच्चों आपके पास है 12 लेंथ की, बोल सकते हैं ऐसा, 12 लेंथ की वायर। इस बार भी जो टेम्परेचर चेंज है वो डेल्टा T है। तो बच्चों मास हो जाएगा डबल, क्यों हुआ? क्योंकि लेंथ डबल हुई। स्पेसिफिक हीट चेंज नहीं होगी, टेम्परेचर चेंज अभी भी कितना है? डेल्टा T। तो अगर मुझे ओवरऑल वैल्यू हीट डबल चाहिए और सेम टाइम में डबल चाहिए, इसका मतलब हीट डबल चाहिए सेम टाइम में तो पावर डबल चाहिए, तो ये पावर यहां से डबल होनी चाहिए। तो यहां की पावर अगर मैं लिखूं तो यहां की पावर क्या लिखेंगे बच्चों? NV होल स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो आएगा अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी से लिखूं तो रो L बाई A होना चाहिए। रो और A तो सेम है, L कितना है बच्चा? 2L इज इक्वल टू, ये डबल होना चाहिए यहां की पावर के। यहां की पावर कितनी है बच्चों? 3 स्क्वायर और डिवाइड बाय आ जाएगा लेंथ कितनी है? L, बोल सकते हैं ऐसा। इससे ये खत्म, n स्क्वायर की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 4 और 9 36। तो नंबर ऑफ सेल आपके पास आ जाएंगे बच्चों कितने? 6 नंबर ऑफ सेल आपको चाहिए होंगे, काम हो जाएगा। तो बी आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा जो कि आपको आंसर में भी गिवन है। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इफ द लेंथ ऑफ द फिलामेंट ऑफ अ हीटर इज रिड्यूस्ड बाय 10%, तो पावर पर क्या इफेक्ट होगा ये पूछा गया। भैया फिलामेंट की लेंथ बदली, पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं बदला होगा। तो V स्क्वायर बाय रो L बाय A में V, A और रो में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ L में चेंज। तो नए केस में, अगले केस में A V स्क्वायर डिवाइड बाय रो L की जगह 10% कम तो 0.9 लिखूंगा। सोल्व करेंगे बच्चों तो ये क्या रिजल्ट आएगा? 1.1 मल्टीप्लाइड बाय AV स्क्वायर अपॉन रो L, मतलब 1.1 टाइम्स हो जाएगा, या इवन ये चलता जाएगा, ऐसा भी बोल सकता हूं 111 चलता जाएगा। तो परसेंटेज इंक्रीज देखूं तो 1 में 0.1 का इंक्रीज दैट इज 10%, और एक्चुअली में ये 11.111% आएगा जो कि ऑप्शन बी में आपको गिवन है। तो चेक कीजिए बच्चों, क्या यही आंसर आपको दिया हुआ है? जी हाँ, बी आंसर आपको यहां पर गिवन है। क्लियर हो गई बच्चों यहां तक बात? तो चलिए इसके बाद अपन बढ़ेंगे अब अगले सवाल पर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R शोन इन द फिगर इज 30 ओम। एक्चुअल वैल्यू 30 है ऐसा आपको बताया गया। दिस इज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, पूरा तामझाम लगा रखा है, आपने मेजर किया। बट इन्होंने कहा कि अगर एक्चुअल वैल्यू जो मेजर की वो वैल्यू 5% कम आती है तो बताओ वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो। तो बच्चों मान लेते हैं वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो ये हमें टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा? ये नेट रेजिस्टेंस मिलेगा R अपॉन R प्लस R, ऐसा मिलेगा, राइट? इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये जो वैल्यू आती है यही वो मेजर्ड रेजिस्टेंस होगा, ऐसा मैं मान सकता हूं। तो ये मेजर्ड रेजिस्टेंस किसके बराबर है? 5% लेस, सो 95% है ना, 0.95 ऑफ द एक्चुअल R। तो एक्चुअल R से R खत्म हो गया, तो यहां से हमारे पास आता है R बराबर 0.95 प्लस 0.95 R, बोल सकते हैं ऐसा। उठा के इधर ले आएंगे, ये बनेगा 0.05 स्मॉल r बराबर 0.95 कैपिटल R। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 5 से कट करेंगे बच्चों, ये 19 आया, तो स्मॉल r इज इक्वल टू 19 इंटू एक्चुअल R। सो एक्चुअल रेजिस्टेंस इज 30 आपको बताया गया, तो 19 इंटू 30 हमारे पास हो जाएगा 570 ओम, और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राइट, क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस सवाल में बच्चों आपसे कहा गया कि अगर मैं K2 को ओपन रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं K2 को ओपन रखता हूं तो मेरी रीडिंग में थीटा की डिफ्लेक्शन आती है, और अगर K2 को क्लोज करता हूं तो डिफ्लेक्शन आती है थीटा नॉट बाय 5। हमने कहा ठीक है भैया, ओपन रखा तो करंट सीधा सीधा बह गया। मैंने मान लिया यहां का रेजिस्टेंस है स्मॉल r, तो देखिएगा क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर ये पोटेंशियल V है
तो V अपॉन 220 प्लस R कि V बाय आर कर रहा हूं, कितना भैया V बाय आर। यहां से कुछ करंट आया होगा, वो करंट प्रोपोर्शनल रहेगा थीटा नोट के। हालांकि एक C लिखना चाहिए कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, पर जरूरत नहीं है क्योंकि आप करंट के प्रोपोर्शनलिटी लिख सकते हैं और बाद में आप डिवाइड ही करने वाले हैं। अगली बार, अब जो हमारा रेजिस्टेंस है, आपने K2 को बंद कर दिया और R2 को रखा है 5, तो बच्चा ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये हुआ 5R अपॉन 5 प्लस R, और 220 पहले से था तो 220 प्लस 5R अपॉन 5 प्लस R, ये तो आ गया टोटल करंट। पर हमें क्या टोटल करंट चाहिए, नहीं, गैल्वेनोमीटर से करंट। तो गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा इनवर्स रेशो में, तो 5 रेशो R में करंट जाएगा, तो 5 अपॉन 5 प्लस R ऐसा लिखना चाहिए। ये बराबर हो जाएगा नए करंट के, और नया करंट है थीटा नोट बाय 5, लिख सकते हैं ऐसा। चलिए बच्चों सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। मैं थीटा नोट की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ध्यान से देखिएगा, 5V डिवाइड बाय, यहां अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 प्लस R का, सो 225 प्लस R और प्लस हो जाएगा 5R बराबर थीटा नोट का मल्टीप्लाई। थीटा नोट कितना है, थीटा नोट है V अपॉन 220 प्लस R और 5 नीचे है, सो 5 और 220 प्लस R लिख सकते हैं ऐसा। V से बच्चों V खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25 इंटू 220 और प्लस 25R बराबर, इसे उठाकर उधर लेकर जाए तो 220 इंटू 5, ये आया 220 इंटू 5 और 220R और 5R ये है, तो ये हो जाएगा बच्चों 225R, बोल सकते हैं ऐसा। ध्यान से देखिएगा, 220 इंटू 25 और 220 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 220 इंटू 20, कह सकते हैं बच्चों ऐसा, क्योंकि मैंने यहां से इसे उठाकर इधर ले आया तो 220 कॉमन आ गया, 25 माइनस 5 20 लिख दिया, 25R उधर ले जाते हैं, 225 माइनस 25 कितना होगा बच्चों, ये 200R, तो 1 0 2 0, 1 0 खत्म हो गई। आप दूसरी जीरो कैसे खत्म होगी बच्चों, इसको सोल्व कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास बनेगा 450, तो 1 0 ये खत्म हो गई। तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, ध्यान से अगर आप देखें, यहां से आपने जब इसको सोल्व किया तो ध्यान से देखते हैं यहां पर क्या हुआ था हमारे पास में 25 इंटू 220, 25 इंटू 220, ये बच्चों 220 था, 220 राइट। तो 1 0 से दूसरी जीरो भी खत्म, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 44 बराबर 2R, तो R बराबर आ गया 22, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। जी हाँ, ये हमारे ऑप्शन में है, डी आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल पर। इफ n रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन इन अ कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर, तो देखिएगा क्या होगा, कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर है भैया, तो ये गैल्वेनोमीटर G रहा होगा और यहां पर ये शंट रहा होगा, यही सिचुएशन होगी। तो इन्होंने कहा डिफ्लेक्शन होती है n के बराबर, ठीक है। तो यहां का करंट कितना होगा बच्चों, इन्होंने जी हाँ फिगर ऑफ मेरिट भी दिया है, तो हमारे पास यहां का करंट आ जाता है K इंटू एन, फिगर ऑफ मेरिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन हमारे पास करंट आता है, तो ये Kn आ गया। हमसे पूछा टोटल करंट I बताओ, तो मुझे पता है Kn कितना होना था, ये वाला करंट कितना होना था, ये डिवाइड होगा, रेशो क्या रहेगा, इनवर्स रेशो S रेशो G, सो S अपॉन G प्लस S टाइम्स रहेगा I, सो हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा Kn G प्लस S डिवाइड बाई S। ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जी हाँ, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपको बोला भी गया है, राइट बच्चों, समझ आ गई आपको बात। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि इन द सर्किट शोन रीडिंग ऑफ अमीटर है 4 एम्पियर और वोल्ट मीटर की रीडिंग बच्चों आपको बताई गई 20 वोल्ट। तो अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग 20 है तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 20 हमारे पास आ चुका है। इन्होंने पूछा रेजिस्टेंस बताओ अगर ये नॉन आइडियल है तो बच्चों अगर दोनों नॉन आइडियल है तो 4 एम्पियर का करंट तो सर्किट का करंट है, तो यहां से 4 एम्पियर का करंट आएगा, बट यहां भी कुछ हिस्सा जाएगा, तो यहां पर जो करंट आएगा अगर मैं आई बोलूं इट विल बी लेस देन 4 और पोटेंशियल डिफरेंस 20 होगा, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। तो यहां मैं कह सकता हूं कि 20 बराबर आई इंटू आर, तो रेजिस्टेंस बच्चों होगा 20 डिवाइड बाई आई।
और जो i है वो 4 से पक्का छोटा है, तो ये वैल्यू आएगी, ये पक्का श्योर है हम इस बात के लिए कि ये 5 से बड़ी आनी चाहिए। तो ऑप्शन आपको दिया है सी, यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों ये सवाल आपको? चलिए बच्चों अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। इसमें देखिए आपसे क्या कहा गया है कि गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, हमने मान लिया भैया यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, ये सिंगल आर्म है, तो सिंगल आर्म में भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यहां पर करंट नहीं आएगा, ये बात तय है। तो बस एक लूप बचा। तो एक काम करते हैं बच्चों, ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहां पर एक जगह पर यहां मान लिया पोटेंशियल 0, मान सकते हैं ऐसा, एक जगह पर पोटेंशियल मैंने बच्चों 0 माना। अब देखिए होगा क्या, जैसे एक जगह पर पोटेंशियल 0 माना, यहां पर हमारे पास पूरे लूप की बात करूं, पूरे लूप की, तो टोटल आपके पास में पूरे लूप में चलने पर कंडीशन देखिएगा बच्चों क्या होती है। 0 मैंने मान लीजिए यहां पर, तो इक्वेशन देखिएगा, मैं मानता हूं करंट आई यहां पर फ्लो करेगा, तो क्या लिखा जाएगा, 0 से चलते हैं भाई, 0 + 15, यहां पर ड्रॉप होगी -i × 5, आगे बढ़ेंगे ड्रॉप होगी -10 × i, फिर आगे बढ़ेंगे ड्रॉप होगी 5 की, फिर आगे बढ़ेंगे 5i की ड्रॉप होगी, तो कुल मिलाकर ये नेट वापस हम 0 पर आ जाए। तो इक्वेशन देखिएगा, तो 10 माइनस ये कितना बनेगा बच्चों, 20i बराबर 0, करंट हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो जिस लूप में चले उसी डायरेक्शन में करंट आ जाएगा, तो हाफ का करंट आएगा। तो बच्चों यहां का पोटेंशियल लिख सकता हूं 15, 5/2 की ड्रॉप आ गई, तो यहां का पोटेंशियल लिख सकता हूं 12.5, तो यहां भी होगा 12.5। 5 की यहां ड्रॉप आ जाएगी बच्चों, तो यहां पर लिख पाऊंगा मैं 7.5, 5 की फिर ड्रॉप आएगी तो यहां लिखूंगा 2.5, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा। क्यों नहीं किया होगा, पोटेंशियल सेम रहा होगा। तो ये 12.5 है और यहां 0 है, तो यहां पर करंट नीचे की डायरेक्शन में आएगा कितना, 12.5 डिवाइड बाय 12.5 V/R, 1 एम्पियर का करंट आ गया, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो 0, यहां पर ड्रॉप आएगी 5 की, तो ये -5, यहां पर करंट इस डायरेक्शन में यहां से नीचे आ रहा है, तो ड्रॉप आई होगी 2.5 की, तो यहां का पोटेंशियल रहा होगा 15, तो यहां भी 15, तो बताइए ई बराबर कितना रहा होगा, 20। तो बच्चों हमने सारा डेटा डायग्राम में लिख लिया। अब सवाल पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ ई इज 10 वोल्ट, गलत बात, वैल्यू ऑफ ई इज 20 वोल्ट, सही बात। द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू 20 ओम रेजिस्टेंस 0 होगा, बिल्कुल जी हाँ। बैटरी जो ईएमएफ 5 वोल्ट ये वाली, ये चार्ज हो रही है एट अ रेट ऑफ 2.5, चार्ज हो रही है क्या, जी हाँ। बैटरी के अंदर करंट आ रहा है, कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। पावर क्या होती है बच्चों, पावर होती है V × I, V है 5, करंट है हाफ, तो 2.5 वोल्ट हो जाएगा, वही आपको आंसर भी लिखा हुआ है। क्लियर है बच्चों ये बात? बढ़ते हैं अगले सवाल पर। BCD आपको आंसर दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए, इन फिगर आपको E1 दिया 6, बढ़िया बात है, E2 लिख दिया 1.5 और E3 लिखा है 4.5। तो अगर मैं जमीन पर 0 मान लूं तो यहां 6 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, यहां x मान लेते हैं और यहां 4.5 होगा। तो बच्चों देखिएगा मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा, ध्यान से समझना इस बात कि x - 6 डिवाइड बाय R1, R1 कितना है 600, प्लस x - 4.5 डिवाइड बाय R3, R3 है 300, प्लस x - 1.5 डिवाइड बाय R2, R2 बच्चों है 125 बराबर 0। एलसीएम देखेंगे तो ये 3000 आएगा, एलसीएम आएगा बच्चों 3000। चलिए सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे, 3000 का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करता हूं, सब कैंसिल होगा इसलिए 3000 का मल्टीप्लाई 5 का हो जाएगा, 5 होगा तो 5x - 30, यहां हो जाएगा 10 का, तो प्लस 10x - 45, यहां बच्चों कितना हो जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास 125 है, 125 और 3000, 4 का करेंगे तो 500, तो 12 का मल्टीप्लाई, 12 का करेंगे मल्टीप्लाई तो यहां हो जाएगा 12x, और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 बराबर 0। कैलकुलेट करना शुरू करें, कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, देखिएगा क्या रिजल्ट आपके पास मिलता है। बोल सकते हैं ना भाई कि 500 में 6 का मल्टीप्लाई होगा और 500 तक पहुंचने के लिए 4, 24 होना था, तो डबल कर लीजिए भाई, डबल करेंगे, डबल करेंगे तो ये आएगा 24 और इसको भी डबल करेंगे, ये आएगा 36। किया क्या है, पूरी इक्वेशन में 3000 का मल्टीप्लाई। आगे बढ़े बच्चों, यहां तक पहुंच गए।
आगे बढ़ते हैं, देखिए अब क्या होगा यहां पर 5 10 15 15 और 24 39x माइनस 30 और 45 75 75 और 36 111, तो ये बराबर 111 आ गया बच्चों। x की वैल्यू आ गई 111 डिवाइड बाई 39, लगभग आता है 2.84, 3 से थोड़ा सा कम आता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां करंट इस डायरेक्शन में जाएगा और यहां करंट नीचे की तरफ आएगा। अब आप ऑप्शन देखिए, E1 में करंट ऊपर है, जी हाँ। E2 में करंट नीचे है, E2 में जी हाँ नीचे है। E3 में करंट नीचे है क्या? नहीं, ऊपर है। और E1 में करंट तो पहले ही देख चुके हैं ऊपर है, तो आंसर आएगा ए और बी। यही आपका करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा, वही आपको आंसर भी दिया हुआ है। क्लियर है बच्चों ये बात? तो चलिए अगले सवाल पर अब अपन बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए क्या है। इन द गिवन सर्किट डायग्राम बैटरी इज आइडियल। बैटरी हमारे पास आइडियल है ऐसा आपको बताया गया, 100 वोल्ट की ऐसा बता दिया। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट वगैरह आपसे पूछ रहे हैं। चलिए सोल्व करना शुरू करते हैं। देखिए होगा क्या, 600 और 300 ये 200 है, तो टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास 400। करंट बताइए बच्चों, करंट कितना होगा? करंट होगा V/R, मतलब 1/4 का करंट आएगा, ऐसा मैं लिख सकता हूं। टोटल करंट 1/4 है, ऑप्शन चेक करते हैं। 4 में से 1/2 आएगा क्या? नहीं। 196 में से 1/4 आएगा क्या? जी हाँ आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं आपसे 300 और 600 पे, बराबर होगा, ये तो अपने को पता है। कितना होगा ये देखते हैं। तो बच्चों ध्यान से सोचिएगा, 200 पर जितना होगा वही होगा, और कितना होगा बच्चा? 200 गुना 1/4, क्योंकि V बराबर IR होता है। I है 1/4 और रेजिस्टेंस है 200, तो 50 होना चाहिए। तो बी आंसर आ जाएगा। बी और डी आपके पास करेक्ट आंसर रहेगा। राइट बच्चों, यही आपको आंसर भी गिवन है। क्लियर है बात बच्चों? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको क्या कह रहा है? फॉर द रेजिस्टेंस नेटवर्क शोन इन द फिगर चूज द करेक्ट ऑप्शन। कि द करंट थ्रू PQ 0 है, क्या यहां से करंट 0 है देखना है। I1 कितना है, I2 कितना है, और S और Q में से किसका पोटेंशियल कम है, ये सब एनालिसिस हमें करना है। सवाल देखिएगा बच्चों क्या होगा, ध्यान से समझते हैं कि यहां पर अगर 0 लिखता हूं तो यहां पर 12 लिखना हो। सिमेट्री चेक करते हैं, ध्यान से सोचना बच्चों कि यहां पर 2 है, यहां पर भी 2, नीचे 4 इधर 4, यहां पर भी बीच में 4 आएगा। ये सिचुएशन हमें यहां पर दिखाई दे रही है। क्लियर हो रही है बच्चों ये बात? यहां तक तो समझ आ रहा है आपको? ऐसा आपको सर्किट डायग्राम बनाकर इन्होंने दे दिया है। अच्छा इसमें अब देखें, चलिए बच्चों अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फॉर द रेजिस्टेंस नेटवर्क शोन इन द फिगर चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें ऑप्शन है PQ में करंट बताएं, I1 I2 बताएं, और पोटेंशियल बताना है S पर कि वो लेस देन Q है या नहीं। चलिए बच्चों देखते हैं फटाफट जल्दी से कि क्या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। बच्चों एक सिमेट्री आपको दिखाई दे रही होगी कि 2 2 2 रहेगा और वापस जाने में 4 4 और 4 है। तो दोनों रास्तों से आने वाले रेजिस्टेंस में एक पर्टिकुलर सिमेट्री दिख रही है, जिस वजह से पॉइंट P का जो पोटेंशियल होगा वही Q का होगा, और जो पॉइंट S का पोटेंशियल होगा वही P का होगा। इसका मतलब इस डायग्राम को मैं कुछ ऐसा करके भी बच्चों बना सकता हूं। देखिएगा इस डायग्राम को चेंज करके हम कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस यहां पर, और एक रेजिस्टेंस यहां। सिमिलरली नीचे एक रेजिस्टेंस यहां है, एक रेजिस्टेंस यहां, और एक रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट होगा, और फाइनली ये जुड़ेंगे नीचे एक बैटरी से जो कि 12 वोल्ट की है। रेजिस्टेंस की बात करें बच्चों तो 2 2 और 2 है, और यहां पर रेजिस्टेंस 4 4 एंड 4 है। राइट, बस ये डायग्राम मैंने वापस बनाया है। तो पॉइंट की बात करूं तो यहां पर ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, क्योंकि कोई भी करंट यहां से पास नहीं होगा, और ये आपके पास S, और ये वाला पॉइंट आपके पास T। करंट का फ्लो बच्चों हमें पता है किस डायरेक्शन में होगा, हाई टू लो पोटेंशियल होगा। अगर हाई टू लो पोटेंशियल करंट जाने वाला है तो देखिएगा एक बात तो तय हो गई, S पर आते आते पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका होगा, तो Q का पोटेंशियल S से ज्यादा होगा। V at Q will be greater than V at S। तो पोटेंशियल एट S इज लेस, बिल्कुल सही बात है, पोटेंशियल एट S लेस है। राइट, क्लियर है बात बच्चों? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा करंट बताना है PQ से। PQ से करंट 0 होगा, जी हाँ PQ से करंट 0 है, क्योंकि P और Q दोनों का पोटेंशियल बच्चों सेम है। करंट बताना है I1 और I2, तो I1 बच्चों नाम है इस यहां से करंट का, और I2 नाम है ऊपर वाली वायर से करंट का।
तो देखिएगा ऊपर नेट रेजिस्टेंस हो जाता है 6 और नीचे नेट रेजिस्टेंस है 12। तो 6 में से अगर आप देखें तो यहां से करंट कितना जाएगा बच्चों कि I बराबर V अपॉन R, पोटेंशियल 12, रेजिस्टेंस 6, तो करंट जाएगा 2 एम्पियर और यहां से करंट जाएगा 1 एम्पियर, सेम फॉर्मूले से, राइट, कह सकते हैं। तो टोटल करंट बच्चों आएगा 3 एम्पियर बोल सकते हैं। तो I1 करंट आपके पास 3 एम्पियर है, सही बात। I2 ऊपर वाले सर्किट में करंट 2 एम्पियर है, सही बात। तो चारों आंसर आपके सही होने चाहिए। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। सिंपल सी बात है, सर्किट एनालिसिस करके आपको ये सवाल सोल्व करना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इन द सर्किट डायग्राम हर रेजिस्टेंस आपको बता दिया 5 ओम का है। ए और बी से आपने एक बैटरी कनेक्ट की है। तो बच्चों इस सर्किट को वापस बनाते हैं। मैंने माना यहां पर ये पॉइंट ए है, यहां पर ये पॉइंट बी है। तो देखिए एक रेजिस्टेंस तो इन दोनों के बीच आएगा और क्या इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा, ऐसा बोल सकते हैं। कि क्यों कह रहे हैं, देखिए ए से चले तो सिमेट्री दिख रही है दोनों जगह पर, तो ये पोटेंशियल दोनों बराबर हो। तो ए से 2 रेजिस्टेंस जा रहे हैं इस पॉइंट में, इसको सी बोल देता हूं, और सी से 2 रेजिस्टेंस आ रहे हैं बी तक। तो देखिएगा क्या ऐसा बोला जा सकता है कि एक रेजिस्टेंस इस प्रकार से और एक रेजिस्टेंस इस प्रकार से किसी सी पॉइंट तक आई और सी पॉइंट से बी तक फिर से 2 रेजिस्टेंस जा रहे हैं। अगर आप देखें फिर से 2 रेजिस्टेंस पॉइंट सी से पॉइंट बी तक जाएंगे। सर्किट डायग्राम देखिए बच्चों जिस तरह बना रहे हैं, ये डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। तो यहां से अगर बात करें तो एक रेजिस्टेंस इस प्रकार से और एक रेजिस्टेंस इस प्रकार से सी के साथ जुड़ेगा, कह सकते हैं ऐसा। तो ए और बी के बीच का एक रेजिस्टेंस आ चुका है, ए और सी के बीच के 2 रेजिस्टेंस और फिर सी और बी के बीच के 2 रेजिस्टेंस। इसके बाद बच्चों देखिए सी से आगे किसी पॉइंट डी तक भी जाया जा रहा है 2 रेजिस्टेंस के थ्रू। चलिए चलते हैं कि ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर डी पर एक रेजिस्टेंस आएगा, 2 रेजिस्टेंस डी तक, और फिर बी के साथ फिर से एक रेजिस्टेंस है। ये आपका सिंप्लीफाइड सर्किट बन जाए। तो ध्यान से देखें तो हमसे पूछा क्या क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड इन द सेल। तो सेल कहां लगा, देखिएगा सेल कुछ इस प्रकार से लगा है, ये आपके पास सेल लगा। अब देखिए बच्चों जल्दी से रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं कि नेट कितना होगा। 9 वोल्ट की बैटरी 2/3 का रेजिस्टेंस। चलिए सारे रेजिस्टेंस को जोड़ना शुरू करते हैं बच्चों। ये कितना होगा R/2, ये भी कितना होगा R/2, यहां पर ये भी होगा बच्चों आपके पास R/2, और ये वाला रेजिस्टेंस है R और ये वाला भी रेजिस्टेंस है R। जहां पर R की वैल्यू बच्चों आपको बताई गई है कितनी, 5। चलिए सोल्व करना शुरू करें, देखते हैं। R/2 और R एक सीरीज में है, तो R/2 प्लस R बच्चों 3R/2 हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस है 3R/2। उसके बाद आप देखें अगर तो B पॉइंट और C पॉइंट के बीच एक तो ये रेजिस्टेंस है 3R/2 और एक ये रेजिस्टेंस है R/2। इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं, कैसे निकलेगा, R/2 इंटू 3R/2 डिवाइड बाय R/2 प्लस 3R/2। इसी तरह से आएगा, सोल्व करें, देखिएगा ये आपके पास बनेगा 3R/4 डिवाइड बाय, एक R से एक R खत्म कर दिया, 1/2 प्लस 3/2 दैट इज 2 आ जाएगा बच्चों, ये कह सकते हैं ऐसा। तो ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है 3R/8। तो ये रेजिस्टेंस हो गया बच्चों यहां का 3R/8 सी और बी के बीच में। सी और बी के बीच में 3R/8 है और यहां पर R/2 है। तो चलिए ए से बी तक चलते हैं। ए से बी तक कैसे चलेंगे कि दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ए से सी प्लस सी से बी। तो 3R/8 में बच्चों ऐड करना है हमें R/2। बताइए कितना आएगा, ये 8 हो गया, यहां पर ये आया 3R प्लस ये हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 7R/8। राइट बच्चों, क्लियर है। और इसके बाद R के साथ में ये पूरा रहेगा पैरेलल में। तो बच्चों पैरेलल को सोल्व करना तो मुझे आता है कि कैसे सोल्व होगा बच्चों पैरेलल में, 7R/8 और R, तो 7/8 इंटू 1 डिवाइड बाई 7/8 प्लस 1 इंटू R। ये रिजल्ट आ जाएगा R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। सोल्व कीजिएगा तो आएगा 7/8 डिवाइड बाई, ये बनेगा 15/8। तो 8 से 8 खत्म हो गया, ये आ गया 7R/8, सॉरी 7R/15। ये आपके पास रिजल्ट आ गया पूरा ए और बी के बीच में। इस सर्किट को वापस बनाएं हम कि आपके पास में
एक बैटरी है 9 वोल्ट की और 2/3 का रेजिस्टेंस, और ए और बी के बीच में ही एक और रेजिस्टेंस है आपके पास 7R/15, और आर बच्चों कितना है, आर है हमारे पास 5, तो यहां पर 5 अगर पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 7 × 5/15, कितना आएगा बच्चों, ये 7/3 का एक रेजिस्टेंस ये आ गया 7/3। पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, जल्दी से देखते हैं अब क्या क्या आपसे पूछ रहे हैं। सबसे पहले करंट तो निकाल ही रहे बच्चों, करंट कितना आएगा, I बराबर V/R, V है 9 और रेजिस्टेंस है 7/3 + 2/3, कितना बनेगा बच्चों, ये 3 आ जाएगा, सोल्व करने पर करंट आ गया 3 एम्पियर, तो यहां से 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो एक सवाल बच्चों आपसे पूछा गया, हीट प्रोड्यूस्ड इन द सेल, बच्चों हीट कैसे प्रोड्यूस होगी सेल में, हीट प्रोड्यूस होगी इस रेजिस्टेंस की वजह से, तो कितना हीट आएगी बच्चा, पावर प्रोड्यूस्ड I²R, करंट है 3 तो 3 स्क्वायर हुआ 9 × 2/3, काट पीट किया आंसर आया 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट के रेट से हीट प्रोड्यूस होगी। क्लियर है बच्चों ये बात, आगे देखें, द करंट इन द रजिस्टर कनेक्टेड डायरेक्टली बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसमें आपसे पूछा कि कितना करंट होगा, चलिए चेक करें कैसे देखेंगे कि कितना करंट होगा डायरेक्टली कनेक्टेड वाले में। तो बच्चों मैं ऐसा मान सकता हूं कि ए और बी के बीच में ये कनेक्टेड है, आगे भी सर्किट है, पर यहां पर ये 5 है और ये पॉइंट ए है, ये बी है, यहां का करंट मुझे बता दिया गया है 3 एम्पियर, ये है 9 वोल्ट और ये है 2/3 वोल्ट। सिर्फ इतने से लूप में मैं अलग से चल लेता हूं, तो देखिएगा बच्चों इतने लूप में अलग से चलने पर क्या हो कि क्या होगा, यहां से चलना शुरू करते हैं, यहां पर करंट मान लिया I, तो बी पॉइंट से चलना शुरू करता हूं, सबसे पहले ड्रॉप आएगी तो -2, क्यों हुआ, I × R किया, फिर आपके पास इंक्रीज हुआ पोटेंशियल 9 वोल्ट के साथ, फिर ड्रॉप आएगी 5I और ये होगा बराबर 0। बच्चों करंट बोलिएगा कितना आया, 7/5 मतलब 1.4 एम्पियर। देखिए 1.4 ही आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है। क्लियर है बच्चों ये बात, ए और बी आपका करेक्ट आंसर आ गया, सी और डी देखें तो गलत हो गया है, तो ए और बी ही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, इन्होंने कहा कि शुरू में एल लेंथ पर हमारे पास में वैल्यू आई, नल पॉइंट आया, अब कुछ चेंज किए तो एल डैश पर आया, हमने कहा ठीक है बढ़िया बात। तो देखिए सबसे पहली बात, इफ इन द शोन सेटअप गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज करेंगे तो फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो पहला ऑप्शन तो पक्का सही है कि पहले 0 डिफ्लेक्शन थी तो अब भी 0 डिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि आप व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेडियस ऑफ द वायर अगर डबल की, बच्चों रेडियस ऑफ वायर डबल होगी तो यहां भी डबल होगी, यहां भी डबल होगी, और जबकि हमारे पास कंडीशन होती है कि R/X बराबर होगा ρL1/A और ρL2/A, एरिया है तो सेम हर जगह, डेंसिटी भी सेम है, तो L1/L2 जैसा कुछ आना चाहिए था, तो इसलिए रेडियस डबल करने से फर्क नहीं पड़ रहा है, रेडियस बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा लेंथ बदलने से फर्क पड़ेगा क्या, जी हाँ लेंथ बदलने से पड़ेगा, कि रेशियो सेम रहेगा, बट अगर एक जगह लेंथ डबल की तो हर जगह डबल होगी, और अगर हर जगह डबल होगी तो नल पॉइंट वाली लेंथ भी डबल हो जाएगी, राइट। अच्छा ये गलत है, बी ऑप्शन गलत है। अगर मैं R और X को डबल कर देता हूं और इंटरचेंज करता हूं, बच्चों R और X को डबल किया तो रेशियो तो वही रहेगा, तो पूछ रहे हैं क्या L डैश बराबर L होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इंटरचेंज करने पर L की जगह आंसर क्या आ जाएगा, L - L0 आएगा, तो ऐसा कुछ आंसर आपको यहां पर दिया नहीं है, तो इसका मतलब ए और सी आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे जो कि आपको आंसर में दिए भी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल पर, एक और मीटर ब्रिज का सवाल। इस सवाल में कह रहे हैं थोड़ा सा सेटअप अपन ने बदला है, एनहांस किया है और बेहतर सेटअप यूज करना चाहते हैं। कि सेटअप क्या है, 3 रेजिस्टेंस है, 2 गैल्वेनोमीटर, बोला कि R के साथ में R और R1 + R2 मतलब R/R1 + R2 को अगर लिया तो नल पॉइंट C पर आता है, और AC बताया है L/4, तो L/4 डिवाइड बाय होगा 3L/4, बची हुई लेंथ, मतलब ये किसके बराबर आएगा बच्चों, 1/3 के। अगली इक्वेशन D पर नल पॉइंट आता है, अगर R और R1 को एक साथ लगाएं तो R + R1 डिवाइड बाय R2, इस बार नल पॉइंट आया 2L/3 पर, तो एक लेंथ है 2L/3 और अगली लेंथ है L/3, तो बच्चों ये रेशो आया 2।
क्या मैं इन रेशियो को डायरेक्टली यूज कर सकता हूं? जी हाँ। तो देखिए कैसे सोल्व होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3r बराबर r1 प्लस r2। दूसरी इक्वेशन में r प्लस r1 बराबर 2r2। दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 4r बराबर r1 खत्म हो जाएगा और ये आएगा 3r2। तो बच्चों यहां से r2 की वैल्यू आ जाती है बच्चों आपके पास में 4r/3। तो r2 है 4r/3 जो आपको ऑप्शन डी में दिया है। r1 निकालिए, r1 क्या होगा? r1 बराबर 3 माइनस 4/3 लिख सकते हैं इंटू r। तो कितना हो गया? 9 माइनस 4 दैट इज 5r/3 आपके पास आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको गिवन है। तो बिल्कुल जी हाँ, सी और डी आपके पास करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों ये बात? बहुत बढ़िया। अब देखते हैं बच्चों अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा बच्चों, यहां पर क्या होगा, देखिए क्या कह रहे हैं। अ माइक्रोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। माइक्रोमीटर है 100 ओम का रेजिस्टेंस और फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 50 माइक्रो एम्पियर। तो देखिएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है 50 माइक्रो एम्पियर और रेजिस्टेंस है 100 एम्पियर। तो बच्चों यहां का अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहूं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 5000 माइक्रो वोल्ट, मतलब 5 मिली वोल्ट बोल सकता हूं, राइट। V बराबर IR किया भाई, 5 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ये सस्टेन कर सकता है, ऐसा हमें समझ आया। अब हम इसको वोल्ट मीटर और अमीटर में बदलना चाहते हैं। चलिए ठीक है, बदलते हैं वोल्ट मीटर और अमीटर। इन्होंने कहा अगर 10 किलो ओम को सीरीज में लगाया, भैया 10 किलो ओम लगाइए सीरीज में, 10 किलो ओम सीरीज में लगाएंगे तो पोटेंशियल कितना होगा? तो आई कितना है? 50 माइक्रो एम्पियर इंटू आर कितना है? 10 किलो ओम एक्स्ट्रा लगाया तो एक्स्ट्रा आपको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? देखिएगा 1 0 2 0 और 5 0, 5 0 से 5 खत्म, -1 तो बची जाएगा, तो यह आएगा 0.5 वोल्ट। क्या 0.5 वोल्ट होगा क्या? ऐसा नहीं बोला है, तो ए ऑप्शन गलत। फिर उन्होंने कहा 200 किलो ओम का लगाएं। अच्छा 200 किलो ओम लगाइए भाई, करंट कितना है? वही 50 माइक्रो एम्पियर और रेजिस्टेंस इस बार है 200 किलो ओम। चेक करेंगे 3 0 4 5 6 0, 6 0 से 6 0 खत्म, 5 इंटू तो 10 वोल्ट। जी हाँ 10 वोल्ट का ये बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। फिर उन्होंने कहा 1 ओम अगर पैरेलल में लगा दूं तो 5 मिली एम्पियर चला जाए। तो देखते हैं भैया 5 मिली एम्पियर जाएगा। 1 ओम पैरेलल में लगाया तो करंट क्या होता है बच्चों? करंट होता है V/R और पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए 5 मिली वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। चलो चेक करो भाई, R है, रेजिस्टेंस है 1, तो करंट कितना आएगा? 5 मिली एम्पियर। बिल्कुल सही, सही रेंज बताई। अच्छा अगर 1 होगा तो क्या 10 मिली एम्पियर रेंज रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी, तो ये ऑप्शन आपके पास गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं 50 माइक्रो एम्पियर को नेग्लेक्ट कर सकता हूं 5 या 10 मिली एम्पियर के सामने, इसलिए डायरेक्ट मैं ये फॉर्मूला लगा पा रहा हूं। क्लियर हो गई बच्चों ये बात? पूरा सवाल आपको क्लियर है, राइट। आंसर हमने निकाला था बच्चों इसमें बी और सी, वही आंसर आपको गिवन भी है, राइट। क्लियर है बात ये बच्चों? चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहे हैं आपको कि एक कंडक्टर में आई करंट आ रहा है और आई करंट जा रहा है, और अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि करंट हेमिस्फेरिकली स्प्रेड हो रहा है, ऐसा मान लेंगे, और बाद में हेमिस्फेरिकली ही इसके अंदर वापस से आ रहा है। तो कुछ बातें इसमें पूछी गई हैं, जैसे पहला कि आई जो करंट आ रहा है उसके लिए आपको किसी आर डिस्टेंस पर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है E बराबर रो इंटू जे होता है, रजिस्टिविटी इंटू करंट डेंसिटी। रजिस्टिविटी रो तो है ही, करंट डेंसिटी किसी आर डिस्टेंस पर, क्योंकि हेमिस्फेरिकली जा रहा है तो आई डिवाइड बाय सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2πr²। तो रो आई बाय 2πr², ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों, अगर आप पैराग्राफ के मद्देनजर इसे आप देखते हैं तो पूरा पैराग्राफ पढ़ के आप इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे और आंसर सी आ रहा है। अगली बार 34th में सेम पैराग्राफ आपको दिया है, इस पर पूछा पोटेंशियल डिफरेंस बताइए बी और सी। तो बच्चों आपको आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और डेल्टा वी भी आपको पता है, -E.dr होगा।
किसी R1 से लेकर R2 तक। तो फाइनल मान लो मैं C तक जाता हूं तो VC माइनस VB अगर मैं निकालूं तो आएगा माइनस R1 क्या होगा बच्चों देखिएगा A और R2 होगा A प्लस बी। A से लेकर A प्लस बी तक जाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी हमने लिखा था ρl अपॉन 2πr², ऐसा रहेगा। तो देखिएगा VC माइनस VB बराबर ρl अपॉन 2π। तो बच्चों माइनस तो खत्म हो जाएगा क्योंकि 1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r। तो माइनस माइनस खत्म हो गया, 1/r बचता है, तो 1/r बचेगा, या एक माइनस रख लेते हैं। तो अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट करने की जगह मैं लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करूंगा तो रिजल्ट आएगा 1/a माइनस 1 अपॉन a प्लस बी। माइनस इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा VB माइनस VA। तो एक्चुअली अगर मैं VB माइनस VC निकालना चाहता हूं तो ये आ जाएगा ρl/2π और 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a प्लस बी। और सवाल पढ़ेंगे तो यही निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C। तो B का पोटेंशियल माइनस C का पोटेंशियल हमने निकाला। आंसर आप चेक करेंगे तो C ऑप्शन आपको करेक्ट दिखेगा। तो बहुत बेहतरीन सवाल था बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक का आपको यूज करवाया गया है। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करंट का ग्राफ दे दिया टाइम के साथ में और पूछा चार्ज बताइए कितना होगा। चार्ज फ्लोन आपको बताना है बच्चों कितना होगा। चार्ज फ्लोन जल्दी से सोचिए। तो मुझे पता है टोटल चार्ज फ्लोन इज इंटीग्रल I dt। तो एरिया निकाल लूं तो आ जाना चाहिए। ट्राइंगल का एरिया मुझे पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो I नोट T नोट बाई 2 जो कि ऑप्शन ए में आपको गिवन है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल पर। अब इन्होंने कहा कि पावर बताइए, नहीं पहले इन्होंने कहा राइट द एक्सप्रेशन ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ टाइम। टाइम के टर्म्स में आपको करंट की इक्वेशन बतानी है। तो कैसे बताएंगे बच्चों देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी। क्या आप यहां का स्लोप बता सकते हैं? स्लोप होगा बच्चों माइनस I नोट बाई टी नोट। ये एंगल स्लोप देगा तो जो कि आएगा माइनस I नोट बाई टी नोट। तो y में है I, स्लोप हो गया माइनस I नोट बाई टी नोट। एक्स एक्सिस पर टाइम प्लस c होता है y इंटरसेप्ट जो कि हमारे पास है I नोट। तो I बराबर अगर मैं I नोट को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1 माइनस टी अपॉन टी नोट। ये आपका आंसर होगा जो ऑप्शन डी में आपको गिवन है। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। डी आंसर दिया है। अगले सवाल पर आते हैं। फिर उसी पैराग्राफ के कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आर हो जाए तो पावर बताना है, हीट डिसिपेटेड बताना है। हीट डिसिपेटेड बच्चों क्या होती है? ये होगा इंटीग्रल I स्क्वायर आर डी टी। आई की इक्वेशन हम पहले ही लिख चुके हैं, उसका यूज करेंगे। तो आई की इक्वेशन जो लिखी थी बच्चों जल्दी से देखिएगा, I नोट का स्क्वायर हो जाएगा, R रहेगा और साथ में क्या था बच्चों देखिए यहां पर 1 माइनस टी बाई टी नोट का भी स्क्वायर होगा। 1 माइनस टी बाई टी नोट का भी स्क्वायर होगा। तो दिस इज I स्क्वायर आर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर टी नोट तक। ये आपके पास हीट डिसिपेटेड आ जाएगा। सोल्व करना शुरू करेंगे बच्चों। I नोट स्क्वायर आर एज इट इज रहेगा, टी स्क्वायर की तरह लिखा है। ये क्या लिखा है? एक तरह से टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 माइनस टी बाई टी नोट का क्यूब डिवाइड बाई 3, और जो टी का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करेंगे, मतलब -1 बाई टी नोट से आप डिवाइड करें। और लिमिट बच्चों टाइम कितना है? 0 से लेकर टी नोट तक। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिएगा -3 हो जाएगा, टी नोट ऊपर चला जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, माइनस I नोट आर टी नोट बाई 3 और अंदर बचेगा आपके पास में 1 माइनस टी बाई टी नोट का होल क्यूब। और लिमिट बच्चों कितनी है आपके पास? 0 से लेकर टी नोट तक। तो चलिए सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं बच्चों। अपर लिमिट देखिए टी नोट पुट करते ही टी नोट बाई टी नोट 1 ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हीट की अगर बात करूं तो 0, अपर लिमिट 0 आ गई, बाहर माइनस तो था ही।
या इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से लिख लें तो हमारे पास रिजल्ट में h बराबर माइनस आई नोट आर टी नोट बाई 3 तो है ही। अब अपर लिमिट पुट किया तो 0 आया, माइनस लोअर लिमिट 0, 0 पुट करेंगे बच्चों ये 1 बचेगा, 1 का क्यूब 1 आ गया, तो ये आपके पास रिजल्ट आता है। सोल्व करने पर हीट आई नोट टी नोट आर बाई 3। ऑप्शन चेक करें, आई नोट स्क्वायर है, शायद आई नोट स्क्वायर चल रहा था बच्चों, आई नोट स्क्वायर टी नोट बाई 3, ऐसा आंसर आएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा। तो दो पैराग्राफ बच्चों भी हमने सोल्व किए, दोनों ही बेहतरीन क्वेश्चन। और जो पहला पैराग्राफ अभी हमने सोल्व किया इसे तो आप खास तौर पर ध्यान रखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत अच्छा यूज करवाया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो बहुत ही प्यारा सवाल था। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ेंगे। चलिए ये सवाल हो चुके हैं हमारे 36, 37। चलिए बच्चों अब ये सवाल देखेंगे हम। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि आपने एक तरफ से इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए यहां पर फिलामेंट लगाया और दो होल कर रखे हैं आगे, दो सेक्शंस बनाए हैं ताकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहे जो यहां से बीम निकले उसका। अब आप चाहते हैं जब इलेक्ट्रॉन ए से बी पर जाएं उस सिनेरियो को आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, अलग अलग वेरिएबल आपको दिए हैं उनके बारे में आपको बताना है। बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगेगा तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, इसका मतलब मैं कह सकता हूं स्पीड इंक्रीज करेगी। एक बात तो क्लियर, अगर इनकी स्पीड इंक्रीज करेगी तो हमें पता है आई बराबर होता है NEA/VD, और क्योंकि एरिया कांस्टेंट है I बाई ए हो जाएगा करंट डेंसिटी जो कि सेम रहेगा, और E चार्ज है तो ये भी सेम रहेगा, इसका मतलब NVD कांस्टेंट रहने वाला है। और स्पीड तो बढ़ेगी ये हमें दिख रहा है, इसका मतलब नंबर डेंसिटी कम होगी। राइट बच्चों, चलिए अब एक एक करके सवाल देखते हैं। स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम n है ये डिक्रीज होगा, Q ऑप्शन। करंट डेंसिटी सेम रहेगी, R ऑप्शन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, तो वापिस P इसका आंसर आ जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों डेल्टा V की आपके पास वैल्यू होती है -E.dr। फील्ड की डायरेक्शन में आप बोल सकते हैं पोटेंशियल कम होगा तो फील्ड के ऑपोजिट गए तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो बस इतना सा सवाल आपसे बच्चों पूछा गया था, तो PQRP आपका आंसर आ जाएगा, वही आपको यहां भी गिवन है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखिए क्या कह रहे हैं। इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ R, ताकि थर्मल पावर जनरेटेड इन R मैक्सिमम हो। तो अगर आपको किसी रेजिस्टेंस में पावर मैक्सिमम चाहिए तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर उसकी वैल्यू करनी है। यहां पर आप देखें तो इस सर्किट का कोई बहुत ज्यादा महत्व यहां पर नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसने 30 फिक्स कर दिया है। सिमिलरली यहां भी इस सर्किट का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि यहां भी 40 वोल्ट आपने फिक्स कर दिया। तो ये दोनों रेजिस्टेंस यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी की तरह बिहेव करेंगे। तो बच्चों जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस नेट जो कि पैरेलल में लगा दिखेगा, तो नेट रेजिस्टेंस है 12 × 4 डिवाइड बाई 12 + 4, 48/16, मतलब 3 के बराबर आपके पास ये रेजिस्टेंस आना चाहिए। मैक्सिमम पावर थ्योरम का मैंने यूज किया है, तो 3 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो वही बात आपको यहां पर आंसर में भी बोली है। कुछ लोग बच्चों इस सर्किट को सोल्व करने में पूरा सोल्विंग की तरफ चले जाते हैं, उतना करने की जरूरत नहीं है अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं इन द सर्किट शोन, चाहे दोनों स्विच ओपन है चाहे क्लोज है, एमीटर की जो रीडिंग है वो नहीं बदल रही। तो पहले दोनों को ओपन मानते हैं, अगर दोनों ओपन है तो रीडिंग चेक करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस आएगा 300, 400 और 450। करंट बच्चों होगा V/R, तो 1.5 डिवाइड बाई 450। करंट आ रहा है बच्चों 1/300 एम्पियर। तो अमीटर की रीडिंग आ गई 1/300। तो यहां से आने वाला करंट हमें पता चल चुका है 1/300 होगा। अब हम सर्किट क्लोज कर देते हैं।
सर्किट क्लोज करते ही ये तो खत्म हो गया, इसका कोई मतलब यहां पर बचा नहीं है। अच्छा, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया आपके पास, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया आई आर, तो 1/3, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी 1/3 होगा, तो इन दो पॉइंट का भी पोटेंशियल डिफरेंस 1/3 होगा, ऐसा बोल सकते हैं। अगर आप ऐसा कह सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहां से चलना शुरू कर रहा हूं, यहां पर 0 बोलूं, अगर यहां 0 तो यहां पर 1/3 होगा, ये बात तय है। चलिए 0 से चलना शुरू करते हैं, तो 0 + 1.5, करंट यहां पर आई माना, तो 300 आई बराबर होना चाहिए 1/3 के, तो यहां बोल सकते हैं 300 आई इज इक्वल टू 3/2 - 1/3, तो ये आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3.5 डिवाइड बाई 3, मतलब करंट की वैल्यू बच्चों आ रही है 3.5 डिवाइड बाई 900। ये करंट यहां से फ्लो करेगा, जब ये करंट यहां जाएगा तो पैरेलल सर्किट में डिवाइड होगा इनवर्स रेशो में, तो जो 1/300 वाला करंट है वो आर के प्रोपोर्शनल जाएगा, तो लिख सकते हैं R/R + 100 इनवर्स रेशो की वजह से, और टोटल करंट जा कितना रहा है 3.5 डिवाइड बाई 900। सोल्व करें, 300 से कटेगा, 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 3R + 300 बराबर, ये हुआ 3.5R। सोल्व कीजिए बच्चों, 0.5R बराबर आता है 300, तो R की वैल्यू बच्चों आती है आपके पास 600, यही आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। तो सिंपल कैलकुलेशन जैसा बोला गया वो अपने सोल्व किया और आपको आपका आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर पूछा गया है 2 ओम में से करंट बताइए कितना पास करेगा। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहां पर मैं इस पॉइंट को x मान लेता हूं, इस पॉइंट को y मान लेता हूं, मान सकते हैं इस तरह से। तो मैंने दोनों पॉइंट का पोटेंशियल x और y अलग अलग मान लिया। अब अगर मैं सर्किट सोल्व करूं तो देखिए नोडल मेथड x पर लगाते हैं, तो क्या लिखा जाएगा, इन्होंने बोला a और b का पोटेंशियल डिफरेंस 16 है, तो एक जगह 0 मान लिया और एक जगह 16। चलिए सोल्व करें तो देखिएगा क्या आएगी, पहली इक्वेशन x - 16 डिवाइड बाई 4 प्लस, यहां पर आपके पास कुछ करंट रहेगा, वो करंट कितना आएगा, देखिए x - 9 - y डिवाइड बाई, यहां पर रेजिस्टेंस 1 है, ये वाला जो करंट आएगा बच्चों ये कितना आएगा, x - y डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 2 बराबर 0 होना चाहिए टोटल करंट। ऐसे ही y के लिए लिखते हैं, y के लिए बाहर वाली वैल्यू लिखेंगे, कितनी आएगी, y + 3 - 0 डिवाइड बाई 4 रेजिस्टेंस है, y से नीचे यहां पर इस तरफ आएंगे तो y + 9 और -x डिवाइड बाई, यहां का रेजिस्टेंस 1 है, बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा है ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, और यहां पर भी जस्ट ऑपोजिट आएगा, y - x डिवाइड बाई 2 बराबर 0। दोनों इक्वेशन ऐड करें, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ये बचेगा, ये कितना आएगा बच्चों, x - 16 प्लस y + 3 डिवाइड बाई 4 बराबर तो 0 है। तो यहां से बच्चों रिलेशन आया कि x बराबर आपके पास 13 - y होगा। एक रिलेशन मिल गया, इसे आप उठाकर ऊपर पुट कर दें, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, मैं पहली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, चलिएगा वैल्यू देखते हैं, x बराबर 13 - y आया, x बराबर 13 - y पुट करेंगे, देखिएगा 13 - y - 16 डिवाइड बाई 4 प्लस 13 - y -9 - y डिवाइड बाई 1 प्लस 13 - y डिवाइड बाई 2 बराबर ओवरऑल 0 है। सोल्व करते हैं, पूरी इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखिएगा ये बनता है -3 - y डिवाइड बाई 4 प्लस, ये बच्चों कितना बनेगा, ये y है, ये सोल्व कीजिए कितना बनेगा, 4 - 2y डिवाइड बाई 1, और बच्चों ये सोल्व करेंगे तो ये आएगा 13 - 2y डिवाइड बाई 2 बराबर 0। सोल्व कीजिएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरी इक्वेशन में, देखिए ये आएगा -3 - y प्लस 16 - 8y, और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 का होगा, 26 - 4y बराबर 0। सोल्व कीजिए, देखते हैं कितना आता है, 26 तो ये आ गया 39 बराबर, ये चेक करेंगे 8 और 4 12 और 1 13, तो y की वैल्यू बच्चों आती है 3, तो x की वैल्यू आएगी 10। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। हमें करंट बताना है 2 ओम में से, मतलब ये वाला करंट, ये वाली वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू आई 10, y की वैल्यू आई 3 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया 7/2। चेक करेंगे, जी हाँ 3.5 ही आपके पास आंसर बच्चों यहां पर है, 7/2। क्लियर हो गई बच्चों ये बात। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, आपसे कहा गया द पोटेंशियल ऑफ सर्टेन पॉइंट्स आपको मार्क किए गए, सबसे पहले यहां का पोटेंशियल बताना।
जहां का पोटेंशियल बताना है उसे x मान लिया भाई। इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं नोडल मेथड। देखिएगा ऊपर की तरफ जाएंगे बच्चों तो x प्लस 5 माइनस 15 डिवाइड बाई 10 प्लस इस डायरेक्शन में जाएंगे, यह आएगा बच्चों x माइनस 5, x माइनस 5 होगा और फिर आ गया माइनस 11 तो प्लस 11 हो जाएगा और डिवाइड बाय बच्चों ये कितना आ जाएगा 10 फिर से प्लस नीचे मूव करेंगे तो आएगा x माइनस 0/20 तो x बटा 20 आ गया। इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो बच्चों लिखेंगे x प्लस 10 हुआ और आगे फिर प्लस 10 है तो माइनस 10 डिवाइड बाय 20, ये सब बराबर 0 होना चाहिए। नोडल की इक्वेशन लिखनी आपको आती है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस, वही काम हम कर रहे हैं। ये कितना बचेगा x माइनस 10/10 प्लस x प्लस 6/10 प्लस ये x/20 तो ये आ गया x/10 बराबर 0। 10 का मल्टीप्लाई किया x माइनस 10 प्लस x प्लस 6 प्लस x बराबर 0 तो 3x बराबर 4 आ गया। बच्चों पोटेंशियल ऑफ द सेंटर आ गया 4/3 जो आपसे पूछा गया। पोटेंशियल ऑफ द सेंटर पॉइंट O आ गया है 4/3। चलिए अब आगे बढ़ते, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, यहां का पोटेंशियल कितना होगा -11 प्लस 6 प्लस 5 तो -6 होगा। यहां का पोटेंशियल कितना होगा, यहां होगा x प्लस 5 तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टमीटर आएगा x माइनस 5 प्लस 6, बोल सकते हैं ऐसा, सॉरी ये प्लस है तो x प्लस 5 प्लस 6 तो ये कितना आएगा x प्लस 11 जो कि कितना है x है 4/3 तो 1 प्लस 1/3 प्लस 11 तो ये होता है 12 इंटू 1/3। ये आपके पास दूसरा आंसर आ गया। आपसे पूछा गया करंट बताइए अमीटर से, तो यहां से ये वाला करंट तो ये होगा आपके पास x माइनस 0/20, x है 4/3 और साथ में 20, 4 से बच्चों ये कटेगा, 4 से कटेगा 5 आएगा तो ये वैल्यू आएगी 1/15। तीसरा आंसर ये रहा। तो देखिए 4/3, 12, 1/3 और 1/15 यही तीनों आंसर आपको गिवन है। अब बच्चे पूछते हैं सर आपको कैसे पता 12 1/3 लिखना था। बच्चों ऑप्शन गिवन रहेंगे वहां पर या बताया जाएगा किस फॉर्म में आंसर देना है, उसी फॉर्म में आप निकाल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। गैल्वेनोमीटर है जिसका कोइल रेजिस्टेंस 99, तो देखिएगा कोइल रेजिस्टेंस है 99। एक बार बच्चों इससे बनाया अमीटर और एक बार बच्चों इसे बनाया है वोल्टमीटर। तो यहां पर ओवरऑल रेजिस्टेंस आपको देखने मिलेगा 99। ये नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा बच्चों 0.99। कैसे आया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 पैरेलल के केस में। और यहां पर नेट रेजिस्टेंस देखेंगे तो बच्चों ये आएगा 200। क्या ये बात क्लियर है? चलिए बच्चों सोल्व करना शुरू करते हैं। यहां पर इन्होंने कहा है करंट आ रहा है 3 एम्पियर का, बहुत बढ़िया, करंट आ रहा है 3 एम्पियर, उल्टी डायरेक्शन में आएगा। 3 एम्पियर करंट आ रहा है तो देखिएगा क्या लिखना चाहिए, यहां पर ध्यान से समझना कि R पता नहीं कितना है, ये तो पक्की बात है। ये कितना है बच्चा आपके पास 0.99, ये तो फिक्स है। तो मैं बोल सकता हूं 12 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2.99 प्लस R। इसे यहां पर कट किया, ये आ गया 4। बच्चों रेजिस्टेंस R की वैल्यू आपके पास आती है 1.01 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था हमें, वो काम हम यहां पर कर चुके हैं। अच्छा आगे देखें, अगली कंडीशन आपको बताई है कि वोल्टमीटर कितनी रीडिंग देगा, ये देखते हैं बच्चों। ये कितना है 1.01 और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है बच्चों हमारे पास 200। 200 और 2 का पैरेलल लेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। 200 और 2 को पैरेलल में देखें अगर आप, तो क्या कंडीशन बनती है देखिएगा 2 इंटू 200 डिवाइड बाई 202 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहां का रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, ये हो गया बच्चों 200 डिवाइड बाय 101। ये वैल्यू आप चेक करेंगे तो 1.99 आती है लगभग। तो ये रेजिस्टेंस 1.99 और ऊपर का रेजिस्टेंस 1.01, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 3। तो करंट आ गया बच्चों 4 एम्पियर का करंट आ गया। अगर 4 एम्पियर का करंट यहां आया, डिवाइड कैसे होगा 1:100, 1:100। ऊपर एक हिस्सा, ऊपर जाएंगे 100 हिस्से और नीचे जाएगा एक हिस्सा। क्लियर है ये बात? अच्छा पोटेंशियल कैसे डिवाइड होगा, एक काम करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर
यहां का अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूं, यहां पर ड्रॉप देखूं तो 4 आएगी, लगभग 4। तो यहाँ की ड्रॉप आएगी 8, तो यहाँ का वोल्ट मीटर की रीडिंग बोल सकता हूं मैं 8 वोल्ट। पर ये मैक्सिमम जो आ सकती है उसका 4/5 है, तो 8 इज इक्वल टू 4/5 ऑफ वी नोट, जो मैक्सिमम हो सकती है। तो यहां से बच्चों वी नोट की वैल्यू आपके पास आ जाती है 10 वोल्ट। दिस इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ अवर वोल्ट मीटर। ये मैक्सिमम रेंज है, वोल्ट मीटर इससे ज्यादा मेजर नहीं कर सकते। तो बच्चों अगर 10 वोल्ट पूरे वोल्ट मीटर पर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अकेले इस पर बात करूं, यहां पर देखिएगा, अकेले इस पर बात करूं, यहां पर पूरे पर पोटेंशियल डिफरेंस है 10 का, मैक्सिमम केस की बात कर रहा हूं। पूरे पर अगर 10 वोल्ट का है, तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो करंट कितना आएगा बच्चों कि 10 बराबर आई आर, तो आई मैक्सिमम इंटू आर, रेजिस्टेंस कितना है 200। तो बच्चों करंट आ गया 1/20। तो यहां से मुझे मैक्सिमम करंट की भी वैल्यू मिल जाती है। मैक्सिमम करंट आता है 1/20 मतलब 0.05। एक बार वैल्यूज चेक करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, 1.01 हो चुका है। रेंज निकालनी है, वोल्ट मीटर की रेंज आ गई 0 से 10। अमीटर की रेंज अभी निकालनी बाकी थी। तो देखिएगा यहां से कितना करंट आएगा ये तो बताना है। जब यहां पर करंट कितना हो 1/20 बोल सकता हूं ऐसा। वहां पर अगर 1/20 होगा तो देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए यहां से करंट आया आई। अगर आई करंट आया तो आई डिवाइड होगा बच्चों 1:99 में। चलिए चेक करते हैं। तो 1/100 इज इक्वल टू 1/20 होना चाहिए। तो ये 5 आ गया। मैक्सिमम करंट पॉसिबल इज 5 एम्पियर। तो ये भी हमने सोल्व कर लिया। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बताना है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बच्चों कितना है 0.05। चलिए आंसर चेक करते हैं एक बार। इंटरनल रेजिस्टेंस 1.01, 0 से 5 एमीटर की रेंज, 0 से 10 वोल्ट मीटर की रेंज, और 1/20 आपके पास करंट आया फुल स्केल डिफ्लेक्शन का गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों ये आगे अगला सवाल देखते हैं अपन। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अगला सवाल आपके पास अभी तो नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों हमने जितने भी सवाल थे वो सब इस पूरे कंप्लीट क्वेश्चन बैंक के सोल्व कर लिए। आई थिंक टोटल शायद 44-43 के आसपास हमारे पास क्वेश्चंस थे। काउंट ऑफ क्वेश्चंस क्या है हमारे पास? चलिए भाई काउंट ऑफ क्वेश्चन एक बार नजर मार लेते हैं। हमारे पास बच्चों पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम देखें तो 43 क्वेश्चंस बच्चों हमने इस पूरे क्वेश्चन बैंक में सोल्व किए हैं। और कुछ अच्छे सवाल, कुछ मिक्स सवाल, और हर टॉपिक को कवर करने वाले ये सवाल थे। उम्मीद करता हूं पूरा क्वेश्चन बैंक आपको अच्छे से समझ आया होगा और हर एक डाउट जो इस क्वेश्चन बैंक को सोल्व करते हुए आपके मन में आया होगा वो मैंने यहां पर क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर बच्चों आपको डाउट आ रहे हैं, अब जल्दी से पूरा क्वेश्चन फिर से सोल्व कीजिए, उसके डाउट हमारे साथ शेयर कीजिए और उसको फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चों पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे भी इसी तरह के बहुत सारे मटेरियल्स कोटा पल्स बाय अनअकैडमी पर हम आपके लिए ला रहे हैं। आप अपनी जेईई की तैयारी के लिए इसी तरह जुटे रहे और लगातार मेहनत करते रहे। थैंक यू वेरी मच।